डैन फॉगलमैन के पैराडाइज ने अपने पहले एपिसोड से ही धमाकेदार शुरुआत की, जो ऑडियंस को पूरा एंगेज करके रखता है। कहानी एक सीक्रेट सर्विस एजेंट जेवियर कॉलिंस के आसपास घूमती है, जिसकी लाइफ तब पलट जाती है जब वो एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आ जाता है। पहला एपिसोड इसलिए असर डालता है क्योंकि डायलॉग्स और कॉन्वर्सेशंस काफी सॉलिड हैं। हर कैरेक्टर की बातचीत से उनके नेचर और पर्सनालिटी के बारे में क्लियरली पता चलता है, जो स्टोरी टेलिंग को और इंटरेस्टिंग बना देता है। तो चलिए बिना देरी के पैराडाइज के फर्स्ट एपिसोड के बड़े ट्विस्ट और इवेंट का रिकैप करते हैं। फर्स्ट एपिसोड ने टाइम के साथ खेलते हुए कॉलिंस की जर्नी दिखाई कि कैसे वो एक सीक्रेट सर्विस एजेंट बना। ये सब उस वक्त होता है जब प्रेसिडेंट कार्ल ब्रैडफोर्ड अपने सेकंड टर्म में होते हैं। ब्रैडफोर्ड की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बिल्कुल ब्लंट और जेन्युइन इंसान था। जो सोचता था वही बोलता था, बिना किसी चीज को शुगर कोट किए। पॉलिटिक्स में आने से पहले वो एक कामयाब बिजनेसमैन था, और जब उसने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो उसे पूरा यकीन था कि वो इस पोजीशन के लायक है। कॉलिंस का जॉब इंटरव्यू काफी अजीब था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका इतना कैजुअल और इनफॉर्मल इंटरव्यू होगा। ब्रैडफोर्ड कॉलिंस के ट्रैक रिकॉर्ड से काफी इम्प्रेस था, और उसने कॉलिंस को एनकरेज किया कि वो खुलकर कोई भी सवाल पूछ सकता है, चाहे जॉब से रिलेटेड हो या किसी और चीज से। कॉलिंस ने डायरेक्टली पूछ लिया कि जब पिछला सीक्रेट सर्विस एजेंट काफी अच्छे से काम कर रहा था तो उसे क्यों निकाला गया। ब्रैडफोर्ड का जवाब सिंपल था, उसने बिना किसी वजह के बस एक नए और यंग कैंडिडेट को रिक्रूट करना चाहा। ब्रैडफोर्ड ऐसा आदमी था जो किसी ऐसे बंदे की तलाश में था जिस पर वो भरोसा कर सके, जो उसके जितना कॉन्फिडेंट हो और जो कभी कभी उसकी प्रॉब्लम भी सुन सके। असल में ब्रैडफोर्ड की मैरिड लाइफ भी काफी रफ चल रही थी, और इंटरव्यू के दौरान उसने कॉलिंस के सामने ये ओपनली एक्सेप्ट भी किया कि वो प्रेसिडेंट बनने के लिए बेस्ट सूटेड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसे पसंद करते हैं। ब्रैडफोर्ड ने इंटरव्यू के दौरान कॉलिंस को टीज किया, मजाक किया, जोक्स क्रैक किए, लेकिन कॉलिंस ने एक भी बार अपनी सीरियस शक्ल नहीं बनाई। ये सिंसेरिटी ब्रैडफोर्ड को काफी पसंद आई। ब्रैडफोर्ड के ऑपोजिट कॉलिंस कम बोलने वाला इंसान था, लेकिन ब्रैडफोर्ड प्रेसिडेंट को पहली मुलाकात में ही लग गया कि ये बंदा इस रोल के लिए परफेक्ट है। आखिरकार कॉलिंस सीक्रेट सर्विस का हिस्सा बन गया, और आगे चलकर उसने अपनी अहमियत प्रूव कर दिखाई, ये वैलिडेट करते हुए कि ब्रैडफोर्ड का उस पर यकीन बिल्कुल सही था। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कॉलिंस अपनी ड्यूटी पर आता है और रात भर गार्ड करने वाले ऑफिसर्स को आराम करने भेज देता है। नॉर्मली प्रेसिडेंट सुबह 8 बजे उठ जाता है, लेकिन उस दिन वो लेट हो गया, जिससे कॉलिंस को थोड़ा शक होने लगा। उसने बिना टाइम वेस्ट किए प्रेसिडेंट के बेडरूम में एंटर किया और देखा कि वो खून में लथपथ पड़ा है। एक पल के लिए कॉलिंस वहीं जम गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन जल्दी ही उसने अपने सेंसेस रीगेन किए और हर छोटी छोटी चीज ऑब्जर्व करनी शुरू की। उसे टेबल पर 2 इयररिंग्स दिखे और 2 वाइन ग्लासेस भी, जो क्लियरली इशारा कर रहे थे कि रात को शायद कोई औरत प्रेसिडेंट से मिलने आई थी। जैसे पहले बताया गया था, प्रेसिडेंट इमोशनली परेशान था। कॉलिंस ने फौरन अपने दोस्त और कलीग बिली को कॉल किया और उससे कहा कि वो फौरन प्रेसिडेंट के घर वापस आए। बिली ने वक्त की सीरियसनेस समझ ली, लेकिन उस वक्त तक उसे ये नहीं पता था कि प्रेसिडेंट का मर्डर हो चुका है। कॉलिंस ने एक और ऑन ड्यूटी सीक्रेट सर्विस एजेंट जेन को कहा कि इंश्योर करे कि कोई भी अंदर या बाहर न आ जा सके। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कॉलिंस को पता चला कि प्रेसिडेंट के लॉकर से कुछ चुराया गया है, जो साफ दिखाता है कि किलर कोई ऐसा आदमी था जिसके पास अंदर आने का एक्सेस था, क्योंकि कोई फोर्स एंट्री के साइन नहीं थे। कॉलिंस जानता था कि ये केस बहुत बड़ा होने वाला है। इससे पहले कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो, उसने सीन को बड़ी गहराई से इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। वहीं जब बिली साइट पर आया तो प्रेसिडेंट की डेड बॉडी देखकर शॉक्ड हो गया। कॉलिंस ने उसे बताया कि ये किसी ऐसे आदमी का काम है जिसे अंदर आने की परमिशन थी। इस बीच एक इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आया जब जेन बिली से बात करने आई और इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, जो ये इंडिकेट करता है कि शायद दोनों सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद पूरा सीक्रेट सर्विस और इन्वेस्टिगेटर सामान था वहाँ आ गए और इन्होंने फौरन इंटेरोगेशन शुरू कर दी, ताकि पता लगाया जा सके कि प्रेसिडेंट के मर्डर से पहले उसके आसपास कौन था। कॉलिन सीधा गार्सिया के पास गया, जो सर्विलेंस ऑफिसर था, और उससे कहा कि पिछले 24 घंटे का सीसीटीवी फुटेज दिखाए। फुटेज देखने के बाद काफी कुछ समझ आया, लेकिन ये अब भी एक मिस्ट्री थी कि प्रेसिडेंट का मर्डर किसने किया। सबसे पहले कॉलिंस ने देखा कि उसकी बॉस एजेंट रॉबिन्सन प्रेसिडेंट ब्रैडफोर्ड के मर्डर होने से सिर्फ कुछ घंटे पहले मिली थी। रॉबिन्सन और ब्रैडफोर्ड के बीच एक सीक्रेट अफेयर चल रहा था, जो कि एक ओपन सीक्रेट था। कोई इस बारे में खुलकर बात नहीं करता था, लेकिन सबको अंदाजा था कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। दूसरी और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि बिली अपनी ड्यूटी के दौरान 2 घंटे तक सो रहा था। रात 10:42 से 12:13 तक सीसीटीवी कैमरास बंद थे, और क्योंकि बिली उस वक्त सोता रहा,
ये कंफर्म नहीं हो पाया कि किसी ने प्रेसिडेंट के घर में घुसने की कोशिश की थी या नहीं। गैर्सिया ने फुटेज को और ध्यान से देखा तो उसे एक और अजीब चीज लगी। टीवी एक मोमेंट के लिए पॉज हो गया था। इसका मतलब ये था कि घर के अंदर कोई था, लेकिन सीसीटीवी में उस इंसान का चेहरा नहीं दिखा। ये नया क्लू इन्वेस्टिगेशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना रहा था। जब कॉलिंस सीक्रेट सर्विस में नया रिक्रूट हुआ था, तब उसने एक बार प्रेसिडेंट ब्रैडफोर्ड की जान बचाई थी। ब्रैडफोर्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था जब एक अननोन अटैकर ने उस पर गोली चलाने की कोशिश की। कॉलिंस फौरन बीच में आया और बुरी तरह इंजर्ड हो गया, लेकिन उसने प्रेसिडेंट की जान बचा ली। ये पूरा हादसा ब्रैडफोर्ड के लिए काफी था, कॉलिंस पर पूरा भरोसा करने के लिए। जब कॉलिंस होश में आया तो उसने देखा कि प्रेसिडेंट हॉस्पिटल में उसके पास बैठा है। कॉलिंस एक प्राइवेट इंसान था, लेकिन धीरे धीरे ब्रैडफोर्ड से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे उसने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बातें शेयर करनी शुरू कर दी। उसने प्रेसिडेंट को बताया कि उसकी वाइफ सिर्फ 2 बच्चों तक ही रुकना चाहती थी, क्योंकि वो अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी। उसने अपने सेकंड बेबी के नाम के लिए काफी सोचा। एक दिन उसने जेम्स एंड द जायंट पीच पढ़ी, जो रॉयल डेल की लिखी हुई एक फेमस बुक है, और उससे उसे इतना ज्यादा इंस्पिरेशन मिला कि उसने अपने बेटे का नाम भी जेम्स रख दिया। उसका सपना था कि उसका बेटा भी जेम्स की तरह एक निडर इंसान बने, जो अपनी मर्जी से जिए बिना दुनिया की सोच की परवाह किए। ब्रैडफोर्ड ने डिसाइड किया कि वो कॉलिंस को अपने कैबिनेट का हिस्सा बनाएगा और उसे कुछ ऐसे स्टेट सीक्रेट्स बताएगा जो आम लोगों को नहीं पता थे। जब कॉलिंस ने सुना कि प्रेसिडेंट क्या प्लान बना रहा है, तो वो एकदम हैरान रह गया। पैराडाइज एपिसोड 1 के आखिर में ये रिवील होता है कि ब्रैडफोर्ड और उसका कैबिनेट कोलोराडो में एक अंडरग्राउंड सिटी बना रहे थे, जहां हजारों लोग रह सकते थे। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि दुनिया एक अपोकलिप्स के कागार पर खड़ी थी। स्टडीज ने एविडेंस दिया कि आने वाले नेचुरल डिजास्टर ऑलमोस्ट पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को वाइप आउट कर देगी। अगर प्रेजेंट टाइमलाइन देखें तो कॉलिंस और बाकी लोग उसी अंडरग्राउंड सिटी में रह रहे हैं। 3 साल हो चुके हैं जब लोग उस डोम लाइक स्ट्रक्चर में शिफ्ट हुए। ये कुछ द ट्रूमन शो जैसा था, जिसमें एक इनक्लोज डोम लाइक स्ट्रक्चर में सब कुछ आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था, चाहे वो सनलाइट हो या पानी के सोर्सेज। एक सीन में दिखाया गया कि एक आदमी रिवर में डमी डक्स रख रहा है ताकि एनवायरनमेंट नॉर्मल लगे। ये सिग्नल देता है कि शायद अंडरग्राउंड सिटी में एनिमल्स अलाउड नहीं थे। एक और चीज जो नोटिसेबल थी वो ये कि सब लोग एक इलेक्ट्रॉनिक रिस्टबैंड यूज कर रहे थे पेमेंट के लिए। इसके अलावा हमें पता चला कि कॉलिंस अपनी वाइफ की मौत का जिम्मेदार ब्रैडफोर्ड को मानता था। जब सब लोग अंडरग्राउंड सिटी शिफ्ट हो रहे थे, तब किसी वजह से कॉलिंस को अपनी वाइफ को पीछे छोड़ना पड़ा, लेकिन वो अपने बच्चों को साथ ले आया। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि प्रेसिडेंट की मौत से पहले कॉलिंस ही वो आखिरी इंसान था जो उससे मिला, इसलिए उस पर सबसे पहले शक गया। और जब लास्ट टाइम कॉलिंस और ब्रैडफोर्ड की बात हुई, तब कॉलिंस ने उससे सीधा बोल दिया कि वो कभी भी उसे माफ नहीं करेगा। शायद कॉलिंस के अंदर कहीं न कहीं एक हिस्सा चाहता था कि ब्रैडफोर्ड मर जाए। एपिसोड 2 में हमें पता चला कि समांथा का असली नेचर क्या है, उसकी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट जिसने उसे पूरा बदल दिया, और कैसे एक एनर्जेटिक और खुश मिजाज औरत धीरे धीरे एक सीरियस और सख्त इंसान बन गई। लगभग 12 साल पहले समांथा की पहली बार अपने हस्बैंड टिम से मुलाकात हुई। उसने अपना स्टार्टअप बेच दिया था और बिलियनर बनने वाली थी। वो इतनी खुश थी कि बस चिल्लाकर दुनिया को बताना चाहती थी कि उसने एक नामुमकिन चीज कर दिखाई। वो सबसे अमीर सेल्फ मेड वुमेन बन गई थी। फिर उसकी शादी हो गई और 2 बच्चे हुए, डेलन और हार्डली। सब कुछ सही चल रहा था, सिर्फ तब तक जब तक उसे ये नहीं पता चल गया कि उसके बेटे डेलन को एक ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं था। समांथा ने हर बड़े डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन सबने कह दिया कि डेलन को बचा पाना नामुमकिन है। धीरे धीरे उसके जीने की ख्वाहिश ही खत्म होने लगी। एक दिन वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी जिसमें दुनिया भर के स्पीकर्स ग्लोबल इश्यूज पर बात कर रहे थे जो आने वाले वक्त में दुनिया को अफेक्ट कर सकते थे। वहाँ एक स्पीकर था जो ये कह रहा था कि दुनिया तबाही के कगार पर खड़ी है और सिर्फ 10 साल के अंदर अर्थ पर जीना नामुमकिन हो जाएगा। सिर्फ 4-5 लोग ही उसकी बात सुन रहे थे, जिसमें समांथा और तब के सेनेटर प्रेसिडेंट ब्रैडफोर्ड भी शामिल थे। स्पीकर को गुस्सा आने लगा क्योंकि कोई उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन दुनिया को क्या पता था कि जो कुछ भी वो कह रहा है वो सच होने वाला है, चाहे सुनने में जितना भी अजीब लगे। सेशन खत्म होने के बाद समांथा और ब्रैडफोर्ड की थोड़ी देर बात हुई। मुझे लगता है कि यही इनकी पार्टनरशिप की शुरुआत थी। शायद ब्रैडफोर्ड को समझ आ गया था कि अगर उसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लड़ने हैं तो उसके पास समांथा जैसी स्मार्ट और बकवास न करने वाली इंसान होनी चाहिए। शायद उसे समांथा का टैलेंट और उसकी सीधी बात करने की आदत पसंद आ गई। कई साल बाद जब ब्रैडफोर्ड प्रेसिडेंट बन गया तो पूरा कोलोराडो प्रोजेक्ट हैंडल करने की जिम्मेदारी समांथा को मिली। हमने देखा कि समांथा आर्किटेक्ट से मिली और उसे क्लियरली बता दिया कि उसे क्या चाहिए।
प्रेजेंट में एजेंट रॉबिन्सन को सस्पेक्ट से पूछताछ करने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन कॉलिंस इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि रॉबिन्सन खुद भी शक के घेरे में होनी चाहिए। आखिरकार उसका प्रेसिडेंट के साथ अफेयर जो था, और उस दिन भी वो उससे सीक्रेटली मिली थी जब उसकी मौत हुई। इंटेरोगेशन के दौरान कॉलिंस का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सीधा पूछ लिया कि रॉबिन्सन ने सबको क्यों नहीं बताया कि वो उस दिन प्रेसिडेंट के साथ क्या कर रही थी। रॉबिन्सन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। कोई खुलकर उसके अफेयर पर बात नहीं करता था, लेकिन सबको पता था कि वो ब्रैडफुट से काफी मिलती रहती है। ऊपर से रॉबिन्सन कॉलिन की सुपीरियर थी, तो जब उसने रॉबिन्सन पर चिल्लाया, उसका ईगो हर्ट हो गया। इस बीच प्रेसिडेंट की काउंसलर गैब्रिएला तोराबी ने समांथा से कहा कि क्या वो इंटेरोगेशन हैंडल कर सकती है। समांथा ने तोराबी पर भरोसा किया, क्योंकि एक मुश्किल वक्त पर तोराबी ने उसकी मदद की थी। तोराबी लोगों को उनके दुख से डील करना सिखाती थी। जब समांथा को अपने बेटे के टर्मिनल इलनेस का पता चला, तब उसे तोराबी की जरूरत पड़ी। एक टाइम तो ऐसा भी आया जब समांथा ने तोराबी से कह दिया था कि वो अपने सब पेशेंट्स को छोड़कर सिर्फ उसकी मदद करे। पैराडाइज एपिसोड 2 में हमने देखा कि समांथा एक डेस्परेट स्टेट में थी और उस वक्त वो तोराबी को अच्छी खासी कंपनसेशन देने को भी तैयार थी। अब वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में तोराबी इंटेरोगेशन रूम में गई और रॉबिन्सन से कहा कि वो बाहर चली जाए। रॉबिन्सन को ये बात थोड़ी डिसरिस्पेक्टफुल लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर तोराबी ने कॉलिन से कुछ सवाल किए, लेकिन जो उसने एंड में किया वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। तोराबी ने कॉलिन से डायरेक्टली पूछा कि क्या उसे अंदर से खुशी हो रही थी कि प्रेसिडेंट की मौत हो गई। उसने कॉलिन्स को हाँ कहने के लिए प्रोवोक किया, और जब पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ तो प्रूव हो गया कि कॉलिन्स झूठ नहीं बोल रहा था। फिर तोराबी ने समांथा को कन्विंस किया कि कॉलिन्स किलर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने इंटेरोगेशन रूम में सच बोला है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कॉलिन्स ने तोराबी की बात मानी और जो उसने कहा वही किया। या तो उसे तोराबी पर भरोसा था, या फिर उसकी गट फीलिंग कह रही थी कि तोराबी उसकी हेल्प कर रही है, क्योंकि अगर किसी की मौत से उसे अंदर से थोड़ी भी खुशी मिली हो तो वो उसके खिलाफ भी जा सकती थी। पर कॉलिन्स ने फिर भी तोराबी पर यकीन किया और उसकी बात मानी। अब तक ये क्लियर हो गया है कि कोई भी पूरा सच नहीं बोल रहा। हर किसी के अपने हिडन मोटिव्स हैं, जो शायद आने वाले एपिसोड्स में रिवील होंगे। वहीं समांथा ने डिसाइड किया कि वो पब्लिक को ये नहीं बताएंगे कि प्रेसिडेंट का मर्डर हुआ है। उसने कैबिनेट को कन्विंस कर लिया कि लोगों को यही कहा जाए कि ब्रैडफुट की मौत नेचुरल कॉज की वजह से हुई है। उसे किसी तरह का केओस या टेंशन नहीं चाहिए, इसलिए उसने सच छुपाने का फैसला किया। वाइस प्रेसिडेंट हेनरी को नया प्रेसिडेंट बना दिया गया, लेकिन असल पावर उसके पास नहीं है। वो सिर्फ एक पपेट है और असली गेम समांथा चल रही है। ये पावर डायनेमिक तब और भी क्लियर हो गया जब समांथा ने हेनरी को सीधा बोल दिया कि पब्लिक के सामने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस स्टेज पर जाए और एक इमोशनल स्पीच दे दे। जब हेनरी स्पीच दे रहा था तब बिली कॉलिन्स से मिलने आया। पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हो चुका है और बिली बस ये देखना चाहता है कि उसका दोस्त ठीक है या नहीं। तभी कॉलिन्स ने बिली से कहा कि उसे लगता है कि समांथा कुछ छुपा रही है। उसके तरीके, उसका सब कुछ हैंडल करने का अंदाज, सब कुछ अलग लग रहा है। कॉलिन्स ने बिली से कहा कि इन्हें समांथा पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो जरूर किसी बड़े सीक्रेट के पीछे लगी हुई है। पैराडाइज एपिसोड 2 के आखिर में हमने देखा कि एजेंट कॉलिन्स ने उस सिगरेट को जला दिया जिसमें एक नंबर लिखा था। ये सिगरेट उसे प्रेसिडेंट ब्रैडफुट के सिगरेट पैक से मिली थी। मुझे लगता है कि ये नंबर किसी एयरप्लेन का है जो किसी ने अंडरग्राउंड सिटी में आने के लिए यूज किया होगा। दूसरी तरफ जब ब्रैडफुट के बेटे को अपने डैड की मौत का पता चला तो उसने अपनी दोस्त प्रेस्ली, जो कॉलिन्स की बेटी है, उसे एक ऐसी जगह ले गया जहाँ पहले की दुनिया के एंटीक्स रखे हुए थे। वहाँ एक एयरप्लेन भी था जिसमें वही सीरियल नंबर लिखा था जो सिगरेट पर भी था। कॉलिन्स को अंदर से फील हो रहा था कि इस क्लू का कोई न कोई कनेक्शन है जो उसे प्रेसिडेंट के मर्डर के राज तक ले जा सकता है। लेकिन एपिसोड के आखिर तक उसे ये समझ नहीं आया कि इसका असली मतलब क्या है। रॉबिन्सन के लिए सब कुछ हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। प्रेसिडेंट का कत्ल हो चुका है और अब वो अपना सीक्रेट छुपा कर नहीं रख सकती। उसका प्रेसिडेंट के साथ अफेयर था। पिछले एपिसोड में जब कॉलिन्स ने डिमांड किया कि रॉबिन्सन का नाम भी सस्पेक्ट की लिस्ट में होना चाहिए, तो उसे काफी इंसल्ट फील हुआ। उसके दिमाग में बार बार उस रात की यादें आ रही हैं जो उसने प्रेसिडेंट के साथ बिताई थी। जब उसने ब्रैडफुट की लाश देखी तो वो पूरी तरह हिल गई। उसका मर्डर किसी ब्लंट वेपन से किया गया था और उसके जख्म देखकर रॉबिन्सन का मन घबरा गया। उसे उल्टी आ गई और वो भागकर वॉशरूम में जाकर वॉमिट करने लगी। ये सब समांथा ने नोटिस किया। उसने सीधा सीधा रॉबिन्सन को बोल दिया कि ये कोई लव स्टोरी नहीं है और उसे बिना सोचे समझे डिसीजन लेकर इन्वेस्टिगेशन खराब करने की जरूरत नहीं। समांथा ने उसे क्लियर कर दिया कि अगर वो हैंडल नहीं कर सकती तो किसी और को केस दे देना चाहिए। रॉबिन्सन का ईगो हर्ट हो गया
और उसने डांट कर कहा कि समांथा को उस पर भरोसा करना चाहिए। समांथा सीधी बात करने वाली है, उसके पास फालतू की बकवास का टाइम नहीं है। उसने रॉबिन्सन को साफ साफ बोल दिया कि अगर वो प्रूव करना चाहती है कि वो सच में इन्वेस्टिगेशन लीड करने लायक है तो बस एक काम करे, जल्दी रिजल्ट निकाले। रॉबिन्सन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, जबकि समांथा हेनरी को संभालने गई, जो नया प्रेसिडेंट बन चुका है। जैसे कि एपिसोड 2 में भी बताया गया था, हेनरी भले ही कमांडर इन चीफ बन गया हो, लेकिन असली पावर समांथा के पास है। अंडरग्राउंड सिटी में ब्रैनफोर्ड के मरने के बाद सबसे पावरफुल इंसान वही है। वो एक किंग मेकर है और उसकी लीडर बनने की ख्वाहिश भी किसी से छुपी नहीं है। एपिसोड 3 में एक और जबरदस्त सीन है जिसमें पावर डायनेमिक का असली रंग दिखाई दिया। प्रेसिडेंट हेनरी ने समांथा को ऑर्डर दिया कि वो किलर को जल्द से जल्द पकड़े और फिर उसे डिसमिस करते हुए बोला, बस इतना ही काफी है, तुम जा सकती हो। यही एक मूवमेंट है जो सब कुछ बदल सकता है। समांथा थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कॉन्फिडेंटली कहा, ये मेरा ऑफिस है जिसमें तुम खड़े हो। उसके इस एरोगेंस और निडर आवाज ने बिना कुछ ज्यादा बोले ही एक बड़ा मैसेज दे दिया। असली पावर किसके हाथ में है, ये हेनरी भी समझ गया होगा। वहीं ग्रेशिया ने अपनी डिजिटल फुटप्रिंट टेक्नोलॉजी का यूज करके फाइनली पता लगा लिया कि जिस रात प्रेसिडेंट का मर्डर हुआ उस वक्त सीसीटीवी कैमरास किसने बंद किए थे। तब ये सामने आया कि सिर्फ एक सीक्रेट अफेयर नहीं, बल्कि बिली और जेन भी चीजें छुपा रहे हैं। दोनों ने सिर्फ एक दो बार नहीं, बल्कि कई बार कैमरास ऑफ किए थे, और सिर्फ एक रीजन के लिए, प्रेसिडेंट की बिलोंगिंग का मजा लेने के लिए। कभी उसके वीडियो गेम्स खेलना तो कभी उसका खाना चुपके से खाना, ये दोनों तो फुल एंजॉय कर रहे थे। जब रॉबिन्सन को ये सब पता चला तो उसे लगा कि उसे एक बड़ी अचीवमेंट मिल गई है। उसने एकदम से समांथा को बोला, बैठो, अब तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कितनी कैपेबल हूँ। पहले बिली ने समांथा के सामने रॉबिन्सन की इंसल्ट की थी। उसने रॉबिन्सन से सीधा पूछ लिया था कि जेवियर कॉलिंस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट क्यों नहीं है, जबकि वो इस केस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रॉबिन्सन को तब काफी बेइज्जती महसूस हुई थी, लेकिन जब बिली की ये हरकतें सामने आई तो उसे लगा कि अब वो अपनी खोई हुई रेपुटेशन वापस पा सकती है। लेकिन फिर से रॉबिन्सन ने अपनी इज्जत खुद ही मिट्टी में मिला दी। जब बिली और जेन ने रिवील किया कि वो सिर्फ वीडियो गेम्स खेल रहे थे तो समांथा को रियलाइज हुआ कि वो एक बंच ऑफ इडियट के बीच फंसी हुई है। उसने फौरन बिली और जेन को क्लीन चिट दे दी और उन्हें केस से हटा दिया। मुझे लगता है कि यहाँ समांथा और रॉबिन्सन दोनों ने एक बड़ी गलती कर दी। जेन तो शायद एकदम हार्मलेस है, लेकिन बिली को बिना किसी और इंटरप्शन के फ्री करना बेवकूफी है। वो बंदा कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है, शायद जो जेन तक नहीं जानती। बिली कॉलिंस का बेस्ट फ्रेंड बनकर उसके सपोर्ट में बोल रहा है, बट अंदर ही अंदर वो अपना कोई अलग गेम खेल रहा है। वो एक मास्टरमाइंड की तरह अपने कार्ड्स बहुत ध्यान से प्ले कर रहा है। समांथा और रॉबिन्सन ने उस पर भरोसा करके शायद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डॉक्टर तोराबी, जो एक ग्रीफ काउंसलर थी, उसने इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले ली। उसने कॉलिन से एक अजीब सा सवाल पूछा, क्या तुम्हें अंदर ही अंदर प्रेसिडेंट की मौत से खुशी हो रही है? और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि कॉलिन्स ने हाँ कह दिया, जबकि उसे पता था कि ये जवाब उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। कॉलिन्स खुद भी कंफ्यूज्ड है कि तोराबी ने ऐसा सवाल क्यों पूछा, इसलिए वो सीधा उसके घर चला गया। उसने तोराबी से डायरेक्टली पूछा कि इंटेरोगेशन में उसने इतना अजीब सवाल क्यों उठाया। तोराबी ने उससे कहा कि वो उसके साथ वॉक पर चले, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई इनकी बातें सुने। तोराबी ने कहा कि वो कॉलिन्स के सवालों का जवाब देगी, लेकिन ये एक 2 वे स्ट्रीट है। अगर कॉलिन्स उससे सच जाना चाहता है तो उसे भी अपना पास्ट ओपनली शेयर करना पड़ेगा। उसे सच सच बताना पड़ेगा कि उसके और उसके डैड के बीच क्या हुआ था। कॉलिन्स को अपना पास्ट डिस्कस करने के लिए झिझक महसूस हो रही है, तो उसने सीधा कह दिया कि जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसके केस फाइल में ऑलरेडी लिखी है। लेकिन तोराबी को फाइल में लिखा इंसान नहीं, बल्कि उस इंसान की कहानी चाहिए जो उसके सामने मौजूद है। वो ये समझना चाहती है कि कॉलिन्स को क्या चीज चलाती है, उसके मोटिवेशंस क्या हैं। तभी कॉलिन्स ने फाइनली अपनी स्टोरी बतानी शुरू की। उसने कहा कि एक दिन उसे पता चला कि उसके डैड फ्रेड कॉलिन्स पार्किंसन डिजीज से सफर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने एम्प्लॉयर से ये सच छुपा रखा था। फ्रेड एक पायलट थे और जेवियर नहीं चाहता था कि वो इस हालत में प्लेन उड़ाएं और किसी की जान खतरे में डालें। जेवियर ने अपने डैड से कहा कि अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। उनका करियर ऑलरेडी काफी बेहतरीन रहा है और अब उन्हें आराम करना चाहिए। लेकिन फ्रेड को अपनी जॉब छोड़नी ही नहीं थी। उनका कहना था कि वो ठीक हैं और उनकी कंडीशन कंट्रोल में है। जेवियर अपनी रेपुटेशन पर कोई दाग नहीं लगने देना चाहता था, इसलिए उसने खुद जाकर अथॉरिटीज को बता दिया कि उसके डैड को पार्किंसन है। जब ये सब हुआ तो जेवियर और उसके डैड के बीच जो कनेक्शन था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, क्योंकि फ्रेड कॉलिन्स रिटायर हो चुके थे। जेवियर उनसे एयरपोर्ट पर नहीं मिल पाता था और धीरे धीरे दोनों के बीच कम्युनिकेशन भी कम होता गया।
जेवियर ने एक और बड़ी बात रिवील की। उसकी वाइफ टेरी किसी दूसरी सिटी में थी और जब प्रेसिडेंट ब्रैडफोर्ड सबको पैराडाइज ले जा रहा था तब वो टेरी को पिक करने नहीं गया। ये बात जेवियर कभी माफ नहीं कर पाया। उसके अंदर एक गिल्ट और गुस्सा था जो उसने कभी ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया। तोराबी और जेवियर के बीच काफी डीप कॉन्वर्सेशंस हुई। दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने लगे। तभी एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया। तोराबी ने जेवियर को बताया कि उसने ही जेवियर का नाम प्रेसिडेंट को सजेस्ट किया था। तोराबी का मानना था कि जेवियर वो इंसान है जो हर मुश्किल सिचुएशन में सही डिसीजन लेगा। उसने कहा कि जेवियर उसका वाइल्ड कार्ड है जो वो तभी यूज करेगा जब वक्त आएगा। तोराबी स्क्रीनिंग प्रोसेस की इंचार्ज थी और उसने ही डिसाइड किया था कि कौन लोग पैराडाइज में रहने के लिए एलिजिबल है। मतलब किसी न किसी रीजन से उसने जेवियर को ये नई लाइफ दी थी, लेकिन क्यों, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। जेवियर और तोराबी बातें करते करते उसके घर तक पहुंच गए और वहाँ जो होना था वो हो गया। दोनों की बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन एकदम क्लियर है, कुछ होने वाला है। जेवियर को याद है कि वो शादीशुदा है, लेकिन उसने भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किए और तोराबी के साथ इंटीमेट हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है या फिर तोराबी का एक सोचा समझा प्लान। तोराबी ने इसी मोमेंट का फायदा उठाया और जेवियर को एक इम्पोर्टेंट बात बताई। उसने कहा कि प्रेसिडेंट ब्रैडफोर्ड ने उससे कहा था कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो वो कॉलिंस के पास जाए। और सबसे बड़ा बॉम्बशेल, ब्रैडफोर्ड ने उससे कहा था कि बिली एक डेंजरस और अनरिलायबल इंसान है। अब एपिसोड के आखिर में एक और शॉकिंग मोमेंट देखने को मिला। बिली कॉलिंस की बेटी पर नजर रख रहा है और उसके पास एक गन भी है। क्या बिली सच में किसी बुरे इरादे से कॉलिंस की फैमिली के पीछे पड़ा है या फिर ये सिर्फ एक मिसडायरेक्शन है? अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तोराबी सिर्फ जेवियर को वार्न करना चाहती है या फिर कोई और रीजन है। तोराबी जानती है कि लोग उस पर और कॉलिंस पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए उसने सब कुछ नेचुरली दिखाने की कोशिश की। और हेनरी ने पहले ही बोला था कि समानता सब पर नजर रखती है। हो सकता है तोराबी को शक हो कि उसके घर में कैमरास हों। उसने जानबूझकर जेवियर को बाथरूम ले जाकर बात की ताकि शावर की आवाज में इनकी बातें कोई सुन न सके, या फिर उसे लगा हो कि जेवियर का कपड़ों में कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस छुपी हो। तोराबी की असली इंटेंशंस क्या हैं, यह अभी भी एक मिस्ट्री है। लेकिन एक चीज पक्की है, बिली पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एपिसोड 3 की एंडिंग क्लियर कर देती है कि तोराबी ने कॉलिंस को बचाया किसी खास वजह से। उसे ये तो नहीं पता कि प्रेसिडेंट ब्रैडफोर्ड कॉलिंस पर इतना ट्रस्ट क्यों करता था, लेकिन एक चीज उसे कंफर्म हो गई, कॉलिंस किलर नहीं हो सकता। तोराबी को लगा कि उसकी मॉरल ड्यूटी बनती है असली किलर को ढूंढना, और अब वो किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकती। तोराबी चाहती है कि वो कॉलिंस के पास्ट को समझे ताकि उसे पता चले कि वो किस तरह का इंसान है। दूसरी तरफ कॉलिंस भी कंफ्यूज्ड है कि प्रेसिडेंट ने उसके लिए ऐसा मैसेज क्यों छोड़ा। सबसे बड़ा शॉक कॉलिंस के लिए ये था कि बिली एक थ्रेट हो सकता है। उसकी बिली से अच्छी दोस्ती है और उसके लिए ये डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि बिली किसी बुरे मोटिव से कुछ कर सकता है। फ्लैशबैक सीक्वेंस में हमें बिली के ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड के बारे में पता चलता है। बिली अपने अंकल के साथ रहता था, शायद इसलिए क्योंकि उसके पेरेंट्स की बचपन में ही मौत हो गई थी। लेकिन उसका अंकल एक जालिम आदमी था जो बिली को एक हार्टलेस इंसान बनाना चाहता था। वो चाहता था कि बिली किसी के लिए कोई हमदर्दी न रखे, लेकिन बिली ऐसा नहीं कर सकता था। एपिसोड 4 में दिखाया गया कि बिली के अंकल ने उसे एक जानवर पर गोली चलाने के लिए कहा, पर बिली ट्रिगर नहीं दबा पाया। इस बात पर उसके अंकल ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और बोला कि ये जो हेजिटेशन है ये कमजोरी की निशानी है। एक छोटा बच्चा जो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों हो रहा है, उसके लिए ये समझना मुश्किल था कि दया दिखाना गलत क्यों है। उसी दिन बिली के अंकल ने उसे उसके पेट डॉग को मारने के लिए कहा। हंटिंग सेशन के दौरान उसका कुत्ता उस टारगेट के पीछे भाग गया जिसे वो शूट करने वाले थे, और बिली के अंकल को लगा उसे इस गलती की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बिली अपने डॉग से बहुत प्यार करता था और उसके लिए ये सिचुएशन बहुत मुश्किल थी। उसने बंदूक उठाई, पर अपने डॉग को मारने की बजाय उसने अपने अंकल को गोली मार दी। बिली का अंकल वहीं मर गया और बिली को जुवेनाइल करेक्शन फैसिलिटी भेज दिया गया। लोगों ने कहा कि बिली ने अपने अंकल को सिर्फ अपने कुत्ते को बचाने के लिए मारा, पर ये सिर्फ आधा सच था। उस दिन बिली ने सिर्फ अपने डॉग को नहीं बल्कि अपनी इंसानियत को भी बचाया था। उसने अपने अंकल को मारा जरूर, लेकिन ये साबित कर दिया कि वो दुनिया के किसी भी इंसान से ज्यादा इंसानियत रखता था। यही बिली की जिंदगी का सबसे बड़ा डिलेमा था। सोसाइटी उसे एक डेंजरस क्रिमिनल के रूप में देखती थी जो एक मर्सनरी बनने लायक था, लेकिन असल में उसके अंदर एक डरा हुआ बच्चा छुपा था जो सिर्फ सरवाइव करना चाहता था। करेक्शनल फैसिलिटी में रहने का बिली की लाइफ पर बहुत असर पड़ा। उसने बहुत लड़ाइयाँ की सिर्फ उन लोगों से जो उसे बुली करते थे या उसका मजाक उड़ाते थे।
धीरे धीरे उस फैसिलिटी के कुछ प्रिजनर्स को एक सीक्रेट टास्क फोर्स के लिए रिक्रूट किया गया, जो ऐसे काम करती थी जिसमें गवर्नमेंट का नाम ऑफिशियली नहीं आना चाहिए था। यहीं से बिली का सफर सीक्रेट सर्विस तक पहुंचा। समांथा ने बिली का नाम उन 25,000 लोगों की लिस्ट में डाला जो अंडरग्राउंड सिटी ले जाए जा रहे थे, और इसका एक खास रीजन था। समांथा जानती थी कि बिली जैसा इंसान फ्यूचर में बहुत काम आ सकता है। पिछले एपिसोड में गैब्रिएला तोराबी ने जेवियर कॉलिंस को चुपके से बताया कि प्रेसिडेंट ने अपनी मौत से पहले उससे 2 बातें कही थी। पहली ये कि अगर उसके साथ कुछ भी हो जाए तो वो सीधा कॉलिंस से कांटेक्ट करे। दूसरी बात ये कि बिली से संभल कर रहे, क्योंकि उसके बारे में ऐसी चीजें थीं जो किसी को नहीं पता थी। तोराबी चाहती थी कि कॉलिंस ये पता लगाए कि बिली क्या छुपा रहा है। कॉलिंस बिली पर किसी और से ज्यादा भरोसा करता है, इसलिए उसके लिए ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है कि बिली का प्रेसिडेंट के मर्डर में कोई हाथ हो सकता है। सबसे पहले कॉलिंस ने बिली के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश की और उसके ऑफिशियल रिकॉर्ड देखे, लेकिन वहाँ उसे कुछ खास नहीं मिला, क्योंकि ज्यादातर डिटेल्स क्लासिफाइड थी। जेन, जो बिली की करंट गर्लफ्रेंड है, जब उससे भी कोई स्ट्रॉन्ग क्लू नहीं मिला तो कॉलिंस ने सीधा बिली से बात करने का डिसाइड किया। कॉलिंस को तब शक होने लगा जब बिली ने उसके मैसेजेस बहुत देर तक इग्नोर किए और फिर बोला कि वो डायरेक्टली काम पर पहुंच चुका है, जबकि असल में वो अभी भी घर पर ही है। यहाँ कॉलिंस को समझ आ गया कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। एक और फ्लैशबैक सीक्वेंस में दिखाया गया कि प्रेसिडेंट ब्रैडफोर्ड अक्सर मार्क डॉनली के बार में जाता था जब से अंडरग्राउंड सिटी शिफ्ट होने का बड़ा डिसीजन लिया गया। मार्क की वाइफ सुसन एक एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट थी और मार्क को हमेशा लगता था कि उसे अंडरग्राउंड सिटी में आने का चांस सिर्फ सुसन की वजह से मिला है। प्रेसिडेंट ब्रैडफोर्ड एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ अपने भरोसेमंद लोगों की राय को ही सीरियसली लेता था। वो अक्सर सीक्रेट सर्विस एजेंट से अपनी पॉलिसीज के बारे में इनपुट लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि ग्राउंड रियलिटी एजेंट्स को ज्यादा पता होता है। एक बार बिली ने प्रेसिडेंट को सजेस्ट किया कि अगर वो लोगों का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं तो उन्हें सच बताना होगा। बिली ने कहा कि कभी कभी बुरी खबर से ज्यादा डाउट लोगों को डिस्टर्ब करता है। उसने प्रेसिडेंट को बताया कि लोग इस बात से परेशान हैं कि पता नहीं सर्विस वर्ल्ड में कोई बचा है या नहीं। ये सोचना ही एक अलग तरह का ट्रॉमा था जो प्रेसिडेंट शायद इमेजिन भी नहीं कर सकता था। कॉलिंस भी बिली की बात से पूरी तरह एग्री करता था, क्योंकि उसकी वाइफ सरफेस वर्ल्ड पर छूट गई थी। उसके अंदर अभी भी एक छोटी सी होप थी कि शायद उसकी वाइफ ने मुश्किलों का सामना करके किसी तरह सरवाइव कर लिया हो। बिली को लगता था कि प्रेसिडेंट को इस उम्मीद को मायूसी बनने से पहले उन्हें कुछ करना होगा। इसी वजह से प्रेसिडेंट ब्रैडफोर्ड ने डिसाइड किया कि वो 4 एक्सप्लोरर्स की एक टीम सरफेस वर्ल्ड पर भेजेंगे। ये वही 4 लोग थे जिनकी मूर्तियां कार्निवल के टाइम कॉलिंस देख रहा था। सुसन, जो एक्सप्लोरेशन टीम का हिस्सा थी, उसने डिस्कवर किया कि सरफेस वर्ल्ड की हवा अब भी सांस लेने लायक है और लोग वहां दोबारा बस सकते हैं। लेकिन ये बात समांथा को पसंद नहीं आई। उसने बिली को ऑर्डर दिया कि वो सुसन को मार डाले, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अंडरग्राउंड फैसिलिटी के लोगों को ये सच पता चले कि वो वापस ऊपर जा सकते हैं। बिली सुसन को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर समांथा की बात मानी जाए तो वो सर्वाइवर्स के लिए दूर की सोच रही थी। उसने बिली से कहा कि अगर लोग सरफेस वर्ल्ड पर वापस जाने लगे तो रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी और धीरे धीरे लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे। लेकिन उसका एक एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगा। हो सकता है कि उसकी बात किसी हद तक सच हो, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे और भी कुछ सीक्रेट्स हैं जो वो लोगों से छुपा रही है। बिली को ऑलरेडी एपिसोड 3 से ये फीलिंग आ रही थी कि समांथा, रॉबिन्सन और बाकी लोग मिलकर कॉलिंस को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बिली ने अपनी लाइफ में बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन एक चीज जो उसने कभी नहीं की वो थी अपने दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपना। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अपने सर्कमस्टांसेस का शिकार था। उसने लोगों को मारा, लेकिन मजबूरी में। उसने कभी अपने एक्शंस को जस्टिफाई नहीं किया, लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर उसने ये सब नहीं किया होता तो शायद वो जिंदा नहीं होता। गुस्से में आकर बिली बिना अपॉइंटमेंट के सीधा समांथा के ऑफिस में घुस गया, जो उसके लिए एक बड़ी बात थी। बिली ने साफ साफ कह दिया कि कॉलिंस को उसके डर्टी गेम से दूर रखा जाए। उसने लिटरली समांथा को धमकी दी, लेकिन समांथा ऐसी इंसान है जो धमकियां बर्दाश्त नहीं करती। उसने बड़े सार्केस्टिक टोन में कहा कि सिर्फ बिली ही नहीं बल्कि और लोग भी गन चलाना जानते हैं। बिली भी अपनी एरोगेंस में कह बैठा कि अगर वो उसे मारना चाहती है तो अपने बेस्ट मैन भेजे। बिली जानता है कि उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया है और जो तरीका उसने अडॉप्ट किया उससे ये भी क्लियर है कि उसने अपनी मौत का कॉन्ट्रैक्ट खुद साइन कर दिया है। एपिसोड 4 के आखिर में बिली कॉलिन से मिलने गया और उसे यकीन दिलाया कि उसने प्रेसिडेंट ब्रैडफोर्ड का खून नहीं किया। बिली ने कॉलिन से रिक्वेस्ट की कि बस एक दिन का वक्त दे ताकि वो प्रूव कर सके कि वो उसके ट्रस्ट के लायक है। पता नहीं उस मोमेंट में बिली के दिमाग में क्या चल रहा था,
लेकिन उसकी हालत बहुत इमोशनल थी, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि उसके पास वक्त बहुत कम बचा है। उसने कॉलिन से कहा कि इस शाम वो बस अंकल बिली बनना चाहता है और कुछ नहीं। वो प्रेस्ली और जेम्स यानी कॉलिन्स के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, जिनको वो अपने खुद के बच्चों की तरह मानता है। ये मोमेंट दिखाता है कि चाहे दुनिया उसे जो भी समझे, अंदर से बिली एक अलग ही इंसान है जो सिर्फ थोड़ी सी शांति और प्यार चाहता है। पर शायद उसका पास्ट उसे सुकून से जीने नहीं दे रहा। बिली जब घर वापस आया तो देखा कि जेन डिनर टेबल पर उसका इंतजार कर रही है। उसने जेन से प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ कार्निवल जाएगा, पर अपनी दूसरी टेंशन में उलझकर वो नहीं जा पाया। बिली ने टेबल पर रखे बचे हुए ड्रिंक्स का एक सिप लिया और कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर गया, अपनी आखिरी सांसें लेते हुए। ये सीन बहुत ड्रामेटिक था। जेन आराम से उसके पास आई और उससे कहा कि वो जो विश उसने समांथा के सामने की थी वो पूरी हो गई। बिली ने समांथा को धमकी दी थी कि अगर वो उसे मारना चाहती है तो अपनी टीम का सबसे डेंजरस असासिन भेजे, और जाने से पहले जेन ने उसे बता दिया कि वो ही सबसे खतरनाक असासिन है। ये मोमेंट बहुत शॉकिंग था, क्योंकि बिली जिस लड़की को अपना सबसे बड़ा सपोर्ट समझ रहा था वही उसकी मौत की वजह बनी। बिली एक स्ट्रॉन्ग फाइटर था, पर इस बार गेम चलने वाला नहीं बल्कि चलने वाली थी। बिली पेस की कहानी एपिसोड 4 में खत्म हो गई और कॉलिन्स उसके मरने से पहले सच्चाई नहीं जान पाया। अब पॉसिबिलिटी ये है कि समांथा और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन एक नई झूठी कहानी बना देगी। शायद ये बता दिया जाए कि बिली ने खुद अपनी जान ली। एंडिंग शॉट में जेन ने जानबूझकर कुछ पिल्स टेबल पर रख दिए ताकि ये दिखाया जा सके कि बिली ने ओवरडोज लिया। ये पूरा सेटअप इसलिए है ताकि बिली को एक्स प्रेसिडेंट के मर्डर का मास्टरमाइंड बना दिया जाए और ये स्टोरी बनाई जाए कि जब गिल्ट उस पर भारी पड़ गया तो उसने अपनी जान ले ली। लेकिन कॉलिन्स इतना बेवकूफ नहीं है, उसने फौरन समझ लिया कि ये सब झूठ है। जब उसने बिली की लाश देखी तभी उसके दिमाग में बैठ गया कि बिली इनोसेंट था, और अगर बिली प्रेसिडेंट का किलर होता भी तो भी वो अपनी जान लेने वालों में से नहीं था। कॉलिन्स ये तो समझ गया कि कुछ बहुत बड़ा चल रहा है, पर प्रॉब्लम ये है कि उसके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, और सबसे बुरी बात ये है कि उसने पैराडाइज में अपना इकलौता दोस्त खो दिया है। अब कॉलिन्स के सामने एक बड़ा चैलेंज है। वो न सिर्फ सच ढूंढने निकल चुका है, बल्कि उसे अपने आसपास किसी पर भी भरोसा नहीं हो सकता। उसका दुश्मन कौन है वो भी उसे क्लियरली नहीं पता। ये सच्चाई अकेले ढूंढना भी एक मिशन इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है। मतलब गेम और भी डेंजरस हो चुका है और अब कॉलिन्स को सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस और इंस्टिंक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती भी उसे नेक्स्ट बिली बना सकती है। जब से सीरीज शुरू हुई है एक चीज क्लियर है, प्रेसिडेंट ब्रैडफोर्ड अंदर से खुश नहीं था। उसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के डिसीजंस का अफसोस था और उसकी फैमिली के साथ बिगड़ता उसका रिश्ता भी उसे परेशान करता था। कार्ल चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी अपने डैड की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। उससे जो बोला गया वो सब उसने किया, फिर भी अपने डैड की नजर में परफेक्ट बेटा नहीं बन पाया। ऊपर से उसका बेटा जेरेमी भी उसे नीचा दिखाता था, जो उसके लिए और ज्यादा पेनफुल था। कार्ल अपने रिश्ते सुधारना चाहता था, पर चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो अपनी जिंदगी के इस लो फेज से निकल नहीं पा रहा था और उसके लिए नई जिंदगी शुरू कर पाना भी मुश्किल लग रहा था। पिछले एपिसोड में एक बड़ा सच सामने आया। समांथा ने बिली को ऑर्डर दिया था कि जो लोग सरफेस वर्ल्ड एक्सप्लोर करने गए थे उन्हें मार दिया जाए। वो लोग ये चेक करने गए थे कि क्या वहाँ कोई सर्वाइवर्स हैं और वहाँ की लिविंग कंडीशंस कैसी हैं। समांथा नहीं चाहती थी कि लोगों को पता चले कि हालात चाहे जितने भी खराब हों, लेकिन जमीन पर अब भी जिंदगी एग्जिस्ट करती है और कुछ लोग वहाँ सरवाइव कर रहे हैं। एपिसोड 5 में कार्ल को पता चला कि उसके पास कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स का एक्सेस नहीं है और ये बात उसके लिए एक बड़ा झटका थी। वो प्रेसिडेंट था तो ऑब्वियसली उसके पास हाईएस्ट लेवल का क्लियरेंस होना चाहिए, पर ऐसा नहीं था। उसके अंदर एक इंट्यूशन आई कि शायद वो अपने डैड के बायोमेट्रिक का यूज करके इन फाइल्स का एक्सेस ले सकता है। जब उसके डैड सो रहे थे तब उसने चुपके से उनका बायोमेट्रिक एक्सेस ले लिया और सब ऑडियो क्लिप सुन ली। साथ ही एक्सप्लोरर्स का रिकॉर्डेड फुटेज भी देखा जो सरफेस वर्ल्ड के मिशन पर गए थे। जैसे ही ब्रैडफोर्ड ने ये सब सुना और देखा, उसे रियलाइज हुआ कि उसकी जान खतरे में है। उसके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई कि अगर समांथा ने इतनी बड़ी बात उससे छुपा ली तो वो अपनी मनमानी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ब्रैडफोर्ड सीधा समांथा से मिला और उसे बता दिया कि उसे सब कुछ पता चल चुका है, कि उसने बिली को एक्सप्लोरर को मारने का ऑर्डर दिया था। पर इससे पहले कार्ल डॉक्टर गैब्रिएला तोराबी से मिला और उसे एक हिडन तरीके से ये कह दिया कि वो सिर्फ कॉलिन्स पर भरोसा करता है और बिली एक खतरनाक आदमी है। समांथा ने कार्ल को समझाया कि सरफेस वर्ल्ड का सच अंडरवर्ल्ड के लोगों को बताना प्रैक्टिकल नहीं है। उसका मानना था कि अगर लोगों ने सच जान लिया तो हर जगह क्योस मच जाएगा और सिचुएशन हाथ से निकल सकती है।
पर कार्ल अपने इरादों पर टिका रहा। उसका मानना था कि लोगों को सच जानने का पूरा हक है और एडमिनिस्ट्रेशन को उनसे किसी भी तरह की जरूरी इंफॉर्मेशन छुपाने का हक नहीं है। एपिसोड में एक सीन था जिसमें कार्ल लाइब्रेरी गया और उसने एक मिक्स टेप बनाया। शायद मैं गलत हो सकती हूँ, पर मुझे ऐसा लगा कि उसने वो ऑडियो क्लिपिंग्स एक ब्लैंक सीडी पर कॉपी कर ली और लाइब्रेरी में कहीं छुपा दिया। इसके बाद कार्ल ने एक सिगरेट पर एक नंबर लिखा, जिसे अब तक हम समझ रहे थे कि वो शायद किसी एयरप्लेन का सीरियल नंबर है, पर अब मुझे लगता है कि वो उसके टेप में रिस्ट्रिक्टेड फाइल का फाइल नंबर हो सकता है, या फिर ऑडियो क्लिप का टाइम स्टैम्प हो सकता है जो उसने मिक्स टेप पर कॉपी किया। ये बात तो पक्की है, कार्ल किसी तरह कॉलिंस को एक क्लू देना चाहता था ताकि वो समांथा और उसके सपोर्टर्स को एक्सपोज कर सके और लोगों को सच बता सके। पैराडाइज एपिसोड 5 में एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, रॉबिन्सन सच में कार्ल से प्यार करती थी। प्रेसिडेंट चाहे कभी कभी इनके रिश्ते को अफेयर की तरह ट्रीट करता हो, पर रॉबिन्सन के लिए ये सब सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं था। एक सीन में हमने देखा कि रॉबिन्सन ने अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए और कार्ल से कह दिया कि वो सिर्फ एक मिस्ट्रेस की तरह ट्रीट नहीं होने वाली। कार्ल ने कभी कभी उससे कहा था कि वो उसे जो चाहेगा वो मिलेगा और वो उसके एग्जिस्टेंस को वैल्यू करता है, पर रॉबिन्सन उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकती थी। कार्ल खुद एक अजीब मेस में फंसा हुआ था और कई बार डेस्पिरेशन में बस वादे कर देता या कुछ भी कह देता। ऊपर से वो ज्यादातर वक्त नशे में धुत रहता था और बिना सोचे समझे फैसला लेता था और रिएक्ट करता था। दूसरी तरफ रॉबिन्सन जो मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसे समझ आ गया कि कॉलिन्स एक ईमानदार आदमी है और उसने प्रेसिडेंट का मर्डर नहीं किया। इसलिए रॉबिन्सन कॉलिन्स से मिली और उसे बताया कि जो डीएनए सैंपल उसने क्राइम सीन से कलेक्ट किए थे वो लैब तक कभी पहुंचे ही नहीं। उसने ये भी बताया कि ऐसा सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, समांथा। रॉबिन्सन ने कॉलिन्स से कहा कि इन दोनों को अपना कॉन्फ्लिक्ट साइड में रखना होगा और मिलकर एविडेंस ढूंढना होगा ताकि असली किलर का पता लगाया जा सके। कॉलिन्स इसके बाद हिल गया जब उसे पता चला कि बिली का मर्डर हो चुका है। जेन ने एक जबरदस्त ड्रामा किया। वो ऐसे रो रही थी मानो उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। रॉबिन्सन ने अपने सोर्सेज का यूज किया और उसे पता चला कि बिली की मौत ओवरडोज से हुई थी, पर वो कोई एक्सीडेंटल ओवरडोज नहीं था। किसी ने जानबूझकर उसे ड्रग्स दिए थे। कोई भी समझदार आदमी, स्पेशली एक सीक्रेट सर्विस एजेंट, आसानी से समझ सकता है कि ड्रग्स इंटेंशनली दिया गया है या फिर जबरदस्ती दिया गया है। तो कॉलिन्स और रॉबिन्सन को एक बात कंफर्म हो गई, बिली का मर्डर किया गया है, पर फिर भी इनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है जो असली किलर को एक्सपोज कर सके। वहीं केन ब्रैडफुड ऐसे इंसान है जो मानते हैं कि पोइट्री और आर्ट सिर्फ कमजोर लोगों का शौक है, यानी इस तरह की बेकार चीजें। उन्हें कभी भी पोएम पढ़ने का शौक नहीं था, पर आजकल वो लॉर्ड ब्रायन की पोएम डार्कनेस पढ़ रहे हैं। ये पोएम सिर्फ एक रैंडम चॉइस नहीं है, ये उस दुनिया का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें ये लोग जी रहे हैं। ये वही पोएम है जो केन की बीवी की फेवरेट थी। डार्कनेस एक तरह से दिखाता है कि जब तबाही आई तो लोग, स्पेशली समांथा जैसे लोग, अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इंसान जानवरों से भी बदतर बन चुके हैं और ऐसा लग रहा है जैसे इंसानियत का अंत करीब आ रहा हो। कई बार लाइफ में लगता है कि पैसा हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है, पर कार्ल ब्रैडफुड डेफिनेटली इस बात से अग्री नहीं करता। उसका बैकग्राउंड तो सुपर रिच था, पर फिर भी उसकी लाइफ में न खुशी थी न सेटिस्फेक्शन। उसके डैड केन ब्रैडफुड उसे एक स्पेसिफिक तरीके का आदमी बनाना चाहते थे और चाहे कार्ल जितनी भी कोशिश कर ले वो कभी अपने डैड को इम्प्रेस नहीं कर पाया। कार्ल की असली ख्वाहिश तो एक सिंपल लाइफ जीने की थी। वो एक स्कूल टीचर बनना चाहता था, पर केन ने उससे सीधा कह दिया था कि ब्रैडफुड को आम सी जिंदगी जीने का हक नहीं है। केन के लिए सिर्फ पावर और सक्सेस मैटर करती थी। पीस, सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस जैसे इमोशंस उनके डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। कार्ल को अपनी वैल्यूज फॉलो करने के लिए कोई फ्रीडम नहीं दी गई। उसके पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे, या तो बिजनेस संभाले या फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन करे। दिखने में कार्ल रेबल था, पर असल में वो अपने डैड के सामने कभी खड़ा नहीं हो पाया। बेचारा दोनों तरफ से हारा। न उसने अपने डैड को प्राउड फील करवाया और न ही उसके अपने बेटे जेरेमी ने कभी उसे इज्जत दी। जेरेमी तो हमेशा ये सोचता था कि उसका डैड बहुत ही कमजोर है जो कभी फाइट बैक नहीं करता। एक बार तो जेरेमी ने कार्ल को ये तक बोल दिया था कि वो दिन भर दारू इसलिए पीता है क्योंकि उसमें रियलिटी फेस करने की हिम्मत नहीं है। एपिसोड 5 में एक काफी इंटरेस्टिंग मोमेंट आया जब केन ब्रैडफुड ने जेरेमी और पर्सली को एक साथ देख लिया। उसका रिएक्शन ऐसा था जैसे उसने पर्सली को पहले भी घर में देखा हो, जो पर्सली के लिए भी शॉकिंग था। पर्सली फौरन वहां से निकल गई और जेरेमी अपने ग्रैंडफादर से लड़ने लग गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट एपिसोड की आखिर में आया जब केन ने अकेले में बड़बड़ाया कि उसने इस लड़की को उस रात देखा था जब कार्ल का मर्डर हुआ। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला,
केन ने वाकई उस रात प्रेस्ली को देखा था? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि प्रेस्ली किसी तरह कार्ल के मर्डर सीन के आसपास थी और उसका कोई बड़ा कनेक्शन हो सकता है। दूसरा, केन ने किसी और को देखा था, शायद रॉबिन्सन को। ये पॉसिबिलिटी इसलिए भी स्ट्रांग है क्योंकि केन अक्सर जेरेमी को कार्ल समझता था, तो हो सकता है उसने प्रेस्ली को रॉबिन्सन समझ लिया हो। लेकिन मुझे लगता है कि केन की मेमोरी सही है और उन्होंने जिसे देखा वो वाकई प्रेस्ली ही थी। अगर ऐसा है तो प्रेस्ली के कैरेक्टर की मिस्ट्री और बढ़ गई है और ये क्लियर है कि उसके पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो अभी रिवील होने बाकी हैं। पिछले एपिसोड में हमें पता चला था कि बिली अक्सर प्रेस्ली को प्रेसिडेंट के घर बुलाता था इलेक्ट्रॉनिक गेम्स खेलने के लिए। अब अगर ये बात कॉलिंस को पता होती तो वो प्रेस्ली को वो टैबलेट बिल्कुल भी रखने नहीं देता जो उसने अपने बेड के नीचे छुपा रखा था। इससे एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या प्रेस्ली उस रात प्रेसिडेंट के घर पर थी जब ब्रैनफुट का मर्डर हुआ? मुझे लगता है कि ब्रैनफुट की मौत के बाद प्रेस्ली डर गई होगी, इसलिए उसने अपने डैड को सच नहीं बताया। उसके रिएक्शन से ऐसा लगता है कि या तो उसने मर्डर को देखा था या फिर उसके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी जो मिस्ट्री सॉल्व करने में मदद कर सकती है। जब केन ने उसे पकड़ा तो उसके चेहरे पर जो डर था वो ये दिखाता है कि उसे अपनी सच्चाई एक्सपोज होने का खौफ था। अब सवाल ये उठता है कि प्रेस्ली बेवजह विटनेस है या फिर उसका भी कोई बड़ा रोल है इस मर्डर मिस्ट्री में। अगर उसने कुछ देखा है तो उसे चुप कराने के लिए कोई उसके पीछे पड़ सकता है, और वो टैब जो उसने छुपा रखा है उसमें शायद कुछ ऐसा हो जो पूरी सच्चाई सामने ला सकता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में कॉलिंस को अपने पड़ोसी कार्ल और उसे पेट डॉग की टेंशन थी क्योंकि वहाँ स्ट्रिक्ट नो पेट पॉलिसी थी। कॉलिन सिर्फ एक सीक्रेट सर्विस एजेंट ही नहीं बल्कि एक ऑब्जर्वेंट इंसान भी है जो हर छोटी छोटी चीज नोटिस करता है। जब उसने देखा कि अचानक एक आदमी उसके घर के सामने के लैंप पोस्ट को रिपेयर कर रहा है तो उसकी गट फीलिंग कह रही थी कि समांथा उस पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवा रही है ताकि वो उसकी हर हरकत पर नजर रख सके। एपिसोड के आखिर तक ये असेम्पशन सच साबित हुआ। समांथा को शायद पहले से ही अंदाजा था कि कॉलिंस कोई एक्सट्रीम स्टेप लेने वाला है। दूसरी तरफ कार्ल एक इम्पोर्टेंट प्लेयर निकला। वो अंडरग्राउंड सिटी के प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट में काम करता है जिसमें वो पूरे सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। जैसे कि हमें पता है अंडरग्राउंड सिटी एक डोम के अंदर है जिसमें फेक स्काई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। कार्ल ने इस सिस्टम को हैक करके आसमान पर डिजिटली एक पावरफुल मैसेज फ्लैश कर दिया, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। ये मैसेज देखते ही पूरा शहर घबरा गया और समांथा को समझ आ गया कि खेल पलट चुका है। अब सवाल ये है कि समांथा अब क्या करेगी? क्या वो कॉलिंस को एलिमिनेट करने का प्लान बनाएगी और कॉलिंस अपनी फैमिली को कैसे बचाएगा? अब इस मिस्ट्री के और भी नए एंगल सामने आएंगे जो शायद हमें अब तक समझ नहीं आए हैं। सिनेमा हिस्ट्री में जो सबसे तगड़े विलन्स होते हैं वो सिर्फ बुरे नहीं होते, उनका एक स्ट्रॉन्ग मोटिव या फिलॉसफी होती है जो उनके एक्शंस को ड्राइव करती है। हाँ, वो शायद दुनिया को जलता देखना चाहते हो या उनके इरादे बेरहम हो सकते हैं, पर उनमें थोड़ी अच्छाई भी होती है। ऐसे ही पैराडाइज की एक विलन है समांथा। समांथा के एक्शंस के पीछे एक स्ट्रॉन्ग वजह है। वो अपनी फैमिली की केयर करती है और जो उसने और उसके लोगों ने मिलकर बनाया है उसे अपने तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहती है। पर ऑब्वियसली जब उसने पैराडाइज के लोगों से बड़े सीक्रेट्स छुपाए तो उसे प्रॉब्लम तो फेस करनी ही थी। पिछले एपिसोड में पता चला कि वो जानती थी कि सरफेस वर्ल्ड पर अब भी कुछ लोग जिंदा हैं, पर उसने ये बात पैराडाइज की आम जनता को नहीं बताया। जब जेवियर कॉलिंस को ये सच पता चला तो उसने खुद ही एक्शन लेने का डिसाइड कर लिया। तो चलो पैराडाइज एपिसोड 6 का रिकैप करते हैं और देखते हैं कि जेवियर और रॉबिन्सन ने समांथा को गिराने के लिए क्या प्लानिंग की। ओवल ऑफिस की वॉल पर एक पेंटिंग लगी थी जो प्रेसिडेंट ब्रैनफुट को शुरू से ही काफी इंटरेस्टिंग लगती थी। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि पेंटर ने दो बूढ़ी औरतों को दिखाकर क्या एक्सप्रेस करना चाहा है, पर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये पेंटिंग असल में क्या रिप्रेजेंट करती है। वो दोनों औरतें वक्त बिताने में लगी थी जैसे कि वो अपने आने वाले तबाही से बचने की झूठी उम्मीद में जी रही हों। ब्रैनफुट को बहुत बार ऐसा लगता था कि वो भी उन्हीं औरतों की तरह है। उसे पता था कि दुनिया एक दिन खत्म होने वाली है, एक बड़ी तबाही सब कुछ बर्बाद कर देगी। फिर भी वो अपने ऑफिस में शांत बैठा रहता जैसे उसे कुछ पता ही न हो। लेकिन एपिसोड 6 में अचानक उसने जेवियर से इमरजेंसी सेफ्टी प्रोटोकॉल और वो सीक्रेट स्केप रूट दिखाने को कहा जो किसी भी क्राइसिस में प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है। जेवियर के मन में फौरन एक शक आया। उसे पता था कि ब्रैनफुट सिर्फ क्यूरियोसिटी में ऐसा नहीं बोल रहा है, जरूर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। जेवियर चाहता था कि वो ब्रैनफुट को किसी मुसीबत में न डाले, पर अपने इंस्टिंक्ट को रोक नहीं पाया। जेवियर ने ब्रैनफुट से सीधा सवाल पूछा, क्या होने वाला है? क्या उसे अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशंस लेने चाहिए? ब्रैनफुट जेवियर के काफी करीब था, लेकिन उसके हाथ भी बंधे हुए थे। उसके पास कुछ ऐसे राज थे जो वो किसी को नहीं बता सकता था।
फिर भी उसने एक तरीके से जेवियर को हिंट देने की कोशिश की, बिना किसी सीक्रेट इंटेल का पूरा सच रिवील किए। ब्रैनफोर्ड ने बस इतना कहा कि जेवियर अपनी वाइफ से बोले कि वो अटलांटा ना जाए, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन पहले जैसी नहीं रही। जेवियर ने इस हिंट को फौरन समझ लिया, पर उसे ये भी पता था कि सिर्फ इतनी बात सुनकर उसकी जिद्दी वाइफ अपना डिसीजन चेंज नहीं करेगी। टेरी अपने तरीके से काम करना पसंद करती थी, उसके लिए उसका करियर बहुत इम्पोर्टेंट था और वो हमेशा अपनी शादी के बाहर एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मेंटेन करती थी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जेवियर ने डिसाइड किया कि वो अपनी वाइफ से कुछ नहीं कहेगा। ये एक गैम्बल था जो उसने खुद लिया, पर जैसे हम सब जानते हैं ये उसके फेवर में नहीं गया। आखिर में जेवियर की वाइफ को वहाँ छोड़ना पड़ा और वो शायद अंदर ही अंदर ब्रैनफोर्ड को इसके लिए जिम्मेदार मानता था, क्योंकि ब्रैनफोर्ड ने उससे वादा किया था कि जब वक्त आएगा तो वो इंश्योर करेगा कि टेरी जहाँ भी हो वहाँ से उसे सेफली निकाला जा सके। प्रेजेंट में जेवियर और रॉबिन्सन ने समांथा के लिए एक ट्रैप सेट करने का प्लान बनाया। इन्हें पता है कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो वो जरूर इस जाल में फंस जाएगी। पैराडाइज एपिसोड 6 में हमें पता चलता है कि कार्ल, जो जेवियर का पड़ोसी है और उसके पास एक डॉग है, उसने सिस्टम को ऐसे प्रोग्राम किया था कि आसमान में दिखने वाला मैसेज हर थोड़ी देर में चेंज हो जाए। पहले लोगों को बताया गया कि उनसे झूठ बोला जा रहा है और फिर एक नया मैसेज आया, क्या तुम और सच जानना चाहते हो? जेवियर चाहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को लगे कि कुछ बड़ा होने वाला है, ताकि वो पैनिक करें और जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ले लें। प्लान काफी रिस्की है पर असरदार भी। समांथा को टेंशन होने लगी और उसने डॉक्टर गैब्रिएला तोराबी को मिलने के लिए बुलाया। उसने सीधा बोल दिया कि उसे पता है कि तोराबी ने जेवियर से मुलाकात की थी, और सिर्फ मुलाकात ही नहीं, वो दोनों इंटीमेट भी हो चुके थे। ये सुनकर तोराबी एकदम से शॉक हो गई, क्योंकि इसका मतलब है कि समांथा ने उसके प्राइवेट स्पेसेस में भी कैमरास लगवाए हैं। समांथा ने उसे जेवियर पर नजर रखने के लिए कहा और तोराबी सीधा उसी कैफे में पहुंची जहां वो जेवियर को पहले ले गई थी। यहाँ जेवियर ने तोराबी से क्लियर कर दिया कि वो अब समांथा के अगेंस्ट जाने वाला है। उसने अपना इलेक्ट्रॉनिक रिस्टबैंड एक चाकू से काट दिया, एक बड़ा सिग्नल देते हुए कि अब वो सिस्टम के रूल्स नहीं मानने वाला। दूसरी तरफ रॉबिन्सन ने सब बेसमेंट में घुसकर एडमिनिस्ट्रेशन के लॉकर से सारे वेपन्स चुरा लिए। अब लोडेड गन्स और कुछ रेबल्स के साथ रॉबिन्सन और जेवियर ने प्लान बनाया कि वो सभी इम्पोर्टेंट लोगों को सेफ हाउस में लॉक कर देंगे। इन्हें पता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को अपनी जान का डर रहेगा तो वो फौरन सेफ हाउस की तरफ भागेंगे, और यही इनका असली ट्रैप है। सब कुछ परफेक्टली चल रहा है, पर अचानक तोराबी ने जेवियर के प्लान को समझ लिया। उसने समांथा को सेफ हाउस जाने से मना कर दिया। यानी अब समांथा और तोराबी को छोड़कर नए बने के वर्ल्ड में सारे बड़े बड़े लोग इमरजेंसी कैंप में फंस गए। पूरा सिस्टम रिबूट किया गया ताकि मैसेज हटा दिया जाए, और पैराडाइज ने अपना पहला पावर आउटेज देखा, जिसके बाद सड़कों पर जबरदस्त अफरा तफरी मच गई। जेवियर सीधा समांथा के घर पहुंच गया, और जैसे ही उसने फ्रंट गेट खोला उसने देखा कि तोराबी सीढ़ियों पर बैठी है। तोराबी ने उससे कहा कि वो एक बार समांथा से जाकर बात करे, क्योंकि उसके हिसाब से वॉर छेड़ने और लोगों की जान खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एपिसोड 6 की आखिर में समांथा ने एक ऐसी बात बता दी जो जेवियर ने सपने में भी नहीं सोची थी। उसने कहा कि जेवियर की वाइफ डॉक्टर टेरी रॉजर्स अभी भी जिंदा है, और सबसे बड़ा शौक ये है कि समांथा को ये बात शुरू से पता थी। ये रेवेलेशन सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि पावर डायनेमिक एक बार फिर समांथा के फेवर में शिफ्ट होने वाली है। अब जेवियर के सामने सिर्फ रेबेलियन का मिशन नहीं, बल्कि एक और बड़ा सवाल है, वो अपनी वाइफ को वापस कैसे लाए। डॉक्टर टेरी रॉजर एक खुद पर भरोसा करने वाली एक समझदार औरत थी, जो रियलिटी से अनजान नहीं थी। उसका माइंडसेट साइंटिफिक था, और हमने देखा कैसे उसने अपने बच्चों को एजुकेट किया और इंश्योर किया कि वो भी इस दुनिया को समझें जिसमें वो रहते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया कि जेवियर और डॉक्टर रॉजर्स को प्रेस्ली के स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया था, क्योंकि एक और बच्चे के पेरेंट्स ने प्रेस्ली की कंप्लेंट की थी। प्रेस्ली ने एक इलैबोरेट एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उसने हर स्टूडेंट को एक पीस ऑफ केक दिया, दिखाने के लिए कि आइडियली रिसोर्सेज सबको इक्वली मिलने चाहिए। लेकिन फिर उसने सभी पीसेस एक लड़के को दे दिए, ताकि वो रियल वर्ल्ड इनइक्वालिटी को सिंबॉलिकली डिस्क्राइब कर सके। रिजल्ट ये हुआ कि बाकी बच्चों ने उस लड़के को जबरदस्ती सारा केक खिला दिया। ऑब्वियसली उस बच्चे के पेरेंट्स गुस्सा हो गए, लेकिन टेरी अपनी जगह अड़ी रही। उसे पता था कि उस बच्चे के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन उसकी बेटी की इंटेंशंस बिल्कुल भी गलत नहीं थी। जेवियर को लिटरली टेरी को प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर खींचना पड़ा, बट अंदर से वो भी प्राउड फील कर रहा था कि उसकी वाइफ रिबेलियन कर रही है। इस मूवमेंट में डॉक्टर रॉजर्स ने जेवियर से एक बात बोली थी, जो उसके दिमाग में तब फ्लैश हुई जब वो समांथा और उसके सिस्टम के खिलाफ बैटल करने जा रहा था।
उसने कहा था एक दिन कोई उसे मजबूर करेगा कि वो सबके सामने एक सीन क्रिएट करे और तब उसे समझ आएगा कि कभी कभी इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। और ये बात जेवियर के दिमाग में आई जब एपिसोड के आखिर में उसने अपनी गन लूट की और एक्शन के लिए रेडी हो गया। डॉक्टर रॉजर का काम सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन में था और उसे पता था कि अटलांटा में जो रिसर्च चल रही थी वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन हो सकता है कि जो साइंटिस्ट उसके साथ काम कर रहे थे उन्हें तबाही के बारे में पहले से ही पता था। शायद वो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो सकते हैं और हो सकता है कि डॉक्टर रॉजर ने भी किसी तरह से ये बात पहले ही जान ली हो या उसने सरवाइव करने का कोई और तरीका ढूंढ लिया हो। समांथा ने इंटेंशनली जेवियर से ये सच छुपाया कि उसकी वाइफ अभी भी जिंदा है। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी ये पता चले कि आउटर वर्ल्ड में अब भी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर डॉक्टर रॉजर को रेस्क्यू करके अंडर सिटी में लाया जाता तो वो कुछ ऐसे सीक्रेट्स खोल सकती थी जो समांथा के एम्पायर के लिए खतरनाक होते। अब जो भी रीजंस हो, एक बात तो क्लियर है, समांथा जेवियर के अगेंस्ट ये ट्रम्प कार्ड यूज करने वाली है ताकि रेबेलियन को खत्म कर सके। दूसरा वाइल्ड कार्ड जो समांथा के पास है वो है जेन, एक बेरहम असासिन। किसी को भी ये नहीं पता कि बिली की जान एक्चुअली जेन ने ली थी और वो भी समांथा के ऑर्डर्स पर। पैराडाइज एपिसोड 6 में दिखाया गया कि जेन ने प्रेस्ली का पीछा किया ताकि जेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। जेन एक कोल्ड ब्लडेड किलर है जिसमें जरा भी इमोशंस नहीं है। वो ऐसे दिखा रही थी कि जैसे वो बिली से बहुत प्यार करती है, पर जब उसे मारने का वक्त आया तो उसने जरा भी देरी नहीं की। वहीं प्रेस्ली का एम ये है कि वो जेरेमी को ढूंढे और टैबलेट अनलॉक करे, लेकिन इस प्रोसेस में उसने अपनी जान खतरे में डाल दी। फाइनली प्रेस्ली ने केन ब्रैडफुड की मदद से टैबलेट अनलॉक कर लिया और जेरेमी के साथ मिलकर ये डिस्कवर किया कि समांथा झूठ बोल रही है। आउटर वर्ल्ड में अब भी लोग सरवाइव कर रहे हैं। ये एक गेम चेंजिंग मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर जेरेमी एक्सपोज करने में कामयाब हो गया तो समांथा का पूरा एम्पायर हिल सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्रेस्ली अब जेन की कस्टडी में है और समांथा डेफिनेटली इसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करेगी। वो नैरेटिव कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगी और डैमेज कंट्रोल करेगी। लेकिन क्या जेवियर और उसकी टीम इस प्लान को बर्बाद कर पाएंगे? ये देखना अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस एपिसोड के पहले 40 मिनट फुल टेंशन से भरे पड़े थे। मतलब जो चीज इस एपिसोड को और भी धमाकेदार बनाती है वो है रियल लाइफ इवेंट का यूज, जैसे कबन मिसाइल क्राइसिस। ये सिर्फ कहानी को और रियलिस्टिक बनाने के लिए नहीं, बल्कि कैरेक्टर्स के मोटिवेशन और सिचुएशन को और भी डीप और इम्पैक्टफुल दिखाने के लिए किया गया है। पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि जेवियर कॉलिंस और रॉबिन्सन ने अंडरग्राउंड दुनिया के सीक्रेट आर्मरी में घुसकर वेपन्स चुराए और सारे पॉलिटिशियंस और डिप्लोमेट्स को बंदी बना लिया, बस समांथा को छोड़कर। यहाँ तो राबी की स्मार्ट सोच काफी काम आई, जिस वजह से समांथा ने सही डिसीजन लिया और गवर्नमेंट के सेफ हाउस में उनके साथ नहीं गई। उसे समझ आ गया कि अब अपने वाइल्ड कार्ड का यूज करने का टाइम आ गया है। समांथा ने फौरन जेन को कॉल किया और कहा कि वो प्रेस्ली, जो कि जेवियर की बेटी है, उसे कस्टडी में ले ले। ये ट्विस्ट तो और भी धमाकेदार था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि जेन एक अंडरकवर असासिन है जो एक्चुअली समांथा के लिए काम कर रही है। समांथा वैसे भी सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना पसंद करती है और उसे किसी पर भी भरोसा नहीं। उसे पता था कि लोग अक्सर अपनी सोच और इमोशंस में अटक जाते हैं और स्मार्ट होने के बावजूद सही फैसला नहीं ले पाते। उसे कॉलिंस के नेचर का भी पूरा अंदाजा था कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब वो उसकी नहीं सुनेगा। मुझे भी पिछले एपिसोड तक लगता था कि समांथा एक मॉन्स्टर है। उसका रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल तरीके से किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना उसे कोल्ड हार्टेड और बेरहम बना रहा था। लेकिन एपिसोड 7 देखने के बाद लगता है कि वो सिर्फ एक पुश डोर है, यानी एक ऐसी इंसान जो अपने आप को एक्सट्रीम लेवल तक पावरफुल, इम्पोर्टेंट या सुपीरियर समझती है और उसमें कंट्रोल और डोमिनेंस की भूख है। तो रॉबी को हमेशा समांथा पर थोड़ा सा भरोसा था, चाहे उसके मेथड से वो अग्री करे या नहीं। उसे लगता था कि समांथा में कुछ अच्छाई भी है जो कॉलिंस जैसे लोग नहीं देख पाते। अब देखते हैं कि कॉलिंस और समांथा के बीच क्या होता है। क्या वो हार मान लेता है या फिर अपनी बगावत जारी रखता है? एपिसोड 7 में हमें पास्ट में ले जाया जाता है और दिखाया जाता है कि ओवल ऑफिस के अंदर क्या हो रहा था जब दुनिया पूरी तरह तबाही के कगार पर थी। पता चलता है कि एक सुपर वोल्केनो का अंटार्कटिका में धमाका हो गया, जिस वजह से बर्फ पिघलने लगी। पूरा आसमान ज्वालामुखी की राख से ढक गया और 300 फीट हाई सुपर सुनामी ट्रिगर हो गई। प्रेसिडेंट ब्रैडफोर्ड और उसकी टीम को पता था कि ये डिजास्टर कभी न कभी होने वाला है, पर उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये इतनी जल्दी होगा। उनके पास तैयारी करने का वक्त ही नहीं बचेगा।
पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ब्रैडफोर्ड ने कॉलिन से इमरजेंसी प्रोटोकॉल समझाने को कहा था। बेसिकली अगर सब कुछ खत्म होने वाला हो तो उसे व्हाइट हाउस से सेफली कैसे निकलना है। प्रॉब्लम ये थी कि कोस्टल एरियाज पानी में डूबने वाले थे और सब लोग बुरी तरह पैनिक में थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो लोगों से सच छुपाएंगे ताकि हाहाकार या दंगे न हो जाएं। ब्रैडफोर्ड और उसकी टीम जानती थी कि सबको अंडरग्राउंड सिटी में नहीं ले जाया जा सकता जो कोलोराडो में बनी है। अगर लोगों को इस बात की भनक लग जाती कि सिर्फ सेलेक्टेड लोगों के लिए सेफ हेवन है तो उन्हें कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता। इसलिए उन्होंने ये सीक्रेट पब्लिक से छुपाने का डिसीजन लिया। सिर्फ उन्हीं लोगों को बचाने का प्लान था जो लिस्ट में थे। तभी प्रेसिडेंट ब्रैडफोर्ड एक बूढ़े आदमी को देखता है जो व्हाइट हाउस का क्लीनर है। वो ऐसे अपनी ड्यूटी कर रहा था मानो उसे कोई टेंशन ही ना हो, जैसे दुनिया के खत्म होने का उस पर कोई असर ही ना पड़ा हो। उसकी ये कामनेस और चिल एटीट्यूड देखकर ब्रैडफोर्ड का दिमाग हिल जाता है। उस पर इस बात का इतना इम्पैक्ट होता है कि वो ऐसा डिसीजन ले लेता है जो स्ट्रैटेजी के हिसाब से सबसे बेवकूफाना स्टेप था, पर ये दिखाता है कि वो दिल से एक अच्छा इंसान था। ब्रैडफोर्ड वैसे भी काफी इमोशनल था, शायद एक प्रेसिडेंट होने के नाते कुछ ज्यादा ही। उसने प्रोटोकॉल्स की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी और लोगों को यकीन दिलाने के लिए एक स्पीच दे दी कि सब ठीक हो जाएगा और गवर्नमेंट काम कर रही है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। पर अंदर से ब्रैडफोर्ड एक कांस्टेंट बैटल लड़ रहा था। जब उसने क्लीनर से बात की तो उसका पूरा नजरिया ही बदल गया। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि उसने व्हाइट हाउस में आर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम किया है और हर बार ऐसा ही लगा कि दुनिया खत्म होने वाली है, पर हमेशा सब वापस नॉर्मल हो जाता है। उसकी बातों से ब्रैडफोर्ड को रियलाइज होता है कि वो अपने लोगों से सच नहीं छुपा सकता। उसे लगता है कि अगर दुनिया खत्म हो रही है तो लोगों को कम से कम अपनी फैमिली के साथ आखिरी पल जीने का चांस मिलना चाहिए। और फिर एक धमाका होता है। ब्रैडफोर्ड लाइव जाता है और अनाउंस कर देता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और इस बार सच में दुनिया खत्म हो रही है। जैसा एक्सपेक्टेड था, पूरा देश पैनिक मोड में चला गया। लोग वायलेंट हो गए और दंगे शुरू हो गए। कॉलिन्स और रॉबिन्सन शुरू में वेपन्स यूज नहीं करना चाहते थे, पर सिचुएशन ऐसी थी कि उनके पास कोई चॉइस नहीं बची। उन्हें अपने रास्ते में आने वाले हिंसक भीड़ और अटैकर्स को शूट करना पड़ा ताकि प्रेसिडेंट ब्रैडफोर्ड को सेफली व्हाइट हाउस से निकाल सके। मर्शा, जो शुरू से ब्रैडफोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही थी, उसे डाउट हो गया कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। उसे सिर्फ एक ही टेंशन थी, उसकी फैमिली और बच्चों की। इसलिए उसने कॉलिन्स से सच जानने की भीख मांगी, बार बार पूछा कि असली सिचुएशन क्या है। पर कॉलिन्स के हाथ बंधे हुए थे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो खामोश रहा। सच तो ये था कि सिर्फ कुछ सेलेक्टेड लोगों को अंडरग्राउंड सिटी ले जाने की परमिशन थी। ये लिस्ट पहले से तय हो चुकी थी और चाहे किसी का भी दिल कितना ही दुखे, कोई उसे बदल नहीं सकता था। कॉलिन्स के दिल पर एक गहरी चोट तब लगी जब उसने मार्शा की आंखों में वो दर्द देखा, जब वो हेलीकॉप्टर से जा रहा था और मार्शा को वहीं छोड़ दिया गया था। मार्शा और उसके जैसे हजारों लोगों के लिए वो एक ब्रेकिंग मूवमेंट था। उस वक्त उन्हें रियलाइज हुआ कि पावर का असली मतलब क्या है और कैसे जिंदगी भी पैसे और प्रिविलेज से खरीदी जा सकती है। लेकिन कॉलिन्स के लिए सबसे बड़ा झटका तब आया जब प्रेसिडेंट ब्रैडफोर्ड ने कैजुअली बताया कि कॉलिन्स की वाइफ अभी भी अटलांटा में है, मतलब वो अब उससे कभी नहीं मिल पाएगा। कॉलिन्स को तभी समझ आ गया कि उसकी टीम उसकी वाइफ को रेस्क्यू नहीं कर पाएगी, पर ब्रैडफोर्ड ने उसे पूरा सच नहीं बताया, शायद इसलिए कि कॉलिन्स कोई पागलपन न कर बैठे। जैसे ही कॉलिन्स प्लेन में चढ़ने वाला था, उसे समझ आ गया कि उसे अपनी वाइफ को छोड़ना पड़ेगा। उस वक्त ब्रैडफोर्ड ने आकर उसे समझाया कि उसके बच्चों के लिए उसका जिंदा रहना जरूरी है, पर कॉलिन्स का गुस्सा फूट पड़ा। दोनों के बीच एक हीटेड आर्गुमेंट हो गई। शायद अंदर से कॉलिन्स जानता था कि वो कुछ नहीं कर सकता, पर फिर भी उसका दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था। कॉलिन्स को पता था कि वो चाहे जो भी डिसीजन ले, उसे हमेशा ये पछतावा रहेगा कि वो सबको नहीं बचा पाया। उसके पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं था, बस कम बुरा चुनना था। आखिर में उसने प्लेन पर चढ़ने का डिसीजन लिया, पर उस पल उसके अंदर कुछ टूट गया। आंखों में आंसू और दिल में गिल्ट लेकर उसने अपने बच्चों को जोर से गले लगाया। जैसे ही प्लेन हवा में उठा, कॉलिन्स ने नीचे देखा। उसकी आंखों के सामने दुनिया जल रही थी और वो बस देखता रहा। वो जा रहा था अंडरग्राउंड सिटी की तरफ, पर वो अपनी इंसानियत का एक हिस्सा वहीं पीछे छोड़ चुका था। एपिसोड 7 के शुरू में कबन मिसाइल क्राइसिस का रेफरेंस दिया गया था, जो बेसिकली अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच 13 दिन तक चलने वाला मुकाबला था। ये सब तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने टर्की और इटली में जुपिटर मिसाइल्स तैनात की, जिसका जवाब देने के लिए सोवियत यूनियन ने क्यूबा में अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स लगाने का प्लान बनाया। ये मोमेंट हिस्ट्री में सबसे टेंशन वाली सिचुएशन थी, जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे के सामने खड़ी थी।
पर कोई भी पहला स्टेप लेने को तैयार नहीं था और किसी भी वक्त हिंसा हो सकती थी, क्योंकि दोनों सुपर पावर्स एक फुल ब्लॉन न्यूक्लियर वॉर के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। एडले एविंग स्टीवेंसन सेकंड, जो यूएन में अमेरिका का एम्बेसडर था, उसे बाद में रियलाइज हुआ कि कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन ने उससे पूरी सच्चाई छुपा रखी थी और दोनों तरफ से एक भी लापरवाह फैसला किया जाता तो दुनिया पूरी तरह तबाही की तरफ जा सकती थी। उस वक्त न्यूक्लियर फुटबॉल, जो एक पोर्टेबल इमरजेंसी बॉक्स था जिससे प्रेसिडेंट कहीं से भी न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर सकता था, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। पर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद इसको अपग्रेड किया गया और ये अपनी मॉडर्न फॉर्म में आया। एक्सपर्ट्स को तभी से पता था कि अगर कोई और ग्लोबल क्राइसिस आता, चाहे वो वॉर हो या एक नेचुरल डिजास्टर, तो दुनिया न्यूक्लियर वॉरफेयर की तरफ ही जा सकती थी। इसका मतलब ये है कि रिसर्च टीम ने कई बार एडवांस कंप्यूटर सिमुलेशन चलाकर ये जानने की कोशिश की कि अगर दुनिया एक ऐसी तबाही से गुजरती जो सब कुछ खत्म कर सकती है, तो दुनिया भर के देश कैसे रिएक्ट करेंगे। उन्होंने देखा कि ऐसे हालात में न्यूक्लियर वॉर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे ही एक कंट्री अपने सर्वाइवल के लिए न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च करेगा, दूसरे देश भी अपने आप को बचाने के लिए जवाब देंगे। इस वजह से दुनिया एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकती है, जो सिर्फ तबाही को और तेज करेगी। जब प्रेसिडेंट ब्रैडफोर्ड अंडरग्राउंड सिटी जाने के लिए प्लेन में था, तभी आर्मी जनरल्स ने उसे इन्फॉर्म किया कि उसे न्यूक्लियर स्ट्राइक लॉन्च करनी पड़ेगी, इससे पहले कि कोई और वर्ल्ड लीडर अपना अटैक करे। ब्रीफिंग के बाद ब्रैडफोर्ड ने बोला कि वो थोड़ा सोचने के लिए टाइम लेगा और फिर फाइनल डिसीजन लेगा। वो अपने कैबिन में गया और न्यूक्लियर फुटबॉल ओपन किया। समांथा, जो वहाँ मौजूद थी, उसने नोटिस किया कि प्रेसिडेंट एक बड़े डिलेमा में है। तभी उसने कैबिन में एंटर किया और यहाँ ब्रैडफोर्ड ने एक ऐसी बात बोली जो पूरे इवेंट का कोर्स चेंज करने वाली थी। ब्रैडफोर्ड ने बताया कि जो भी न्यूक्लियर फुटबॉल क्रिएट करने वाले लोग थे, उन्होंने प्रेसिडेंट को एक और ऑप्शन भी दिया था, एक ऐसी चॉइस जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन पर बेस्ड नहीं थी। ब्रीफ केस में दो अलग कोड्स थे। रेड कोड न्यूक्लियर वेपन एक्टिवेट करने के लिए और ब्लू कोड दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को परमानेंटली डिसेबल करने के लिए। मतलब अगर ब्लू कोड एंटर किया जाए तो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। समांथा ने फौरन प्रेसिडेंट को वार्न किया कि अगर वो ब्लू कोड यूज करता है तो ह्यूमैनिटी को 500 साल लगेंगे सब कुछ वापस रिपेयर और रिस्टोर करने में। इसका मतलब ये था कि जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट, पावर ग्रिड, एआई, बैंकिंग सिस्टम, सब फौरन मिट जाएगी और इंसानी सिविलाइजेशन एक नए स्टोन एज में चली जाएगी। ब्रैडफोर्ड की डिलेमा मुझे द मैट्रिक्स की मेटाफोरिक चॉइसेस की याद दिलाता है। एक तरफ इल्यूजन को मेंटेन करने का ऑप्शन था और दूसरी तरफ रियलिटी से सामना करने का। समांथा का मानना था कि अगर पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को शट डाउन कर दिया गया तो ह्यूमैनिटी के लिए रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाएगी। उसकी नजर में जितने लोग अंडरग्राउंड सिटी में बच सकते हैं, उनको बचाना और बाद में सिविलाइजेशन रिबिल्ड करना ही बेस्ट ऑप्शन था। लेकिन ब्रैडफोर्ड ने उस दिन होप चूज की। उसने डिसाइड किया कि वो इंसानी तकदीर का मालिक नहीं बनेगा, बल्कि लोगों को अपनी किस्मत खुद तय करने देगा। उसका मानना था कि चाहे 1% ही चांस क्यों न हो, वो रिस्क लेना चाहेगा और चीजों को यूनिवर्स पर छोड़ने का डिसीजन लेगा। इसलिए ब्रैडफोर्ड ने समांथा को क्लियर वार्निंग दे दी कि अगर उसने उसका रास्ता रोका तो वो उसे मरवा देगा। और फिर उसने ब्लू कोड एंटर कर दिया, एक ऐसी चॉइस जो इंसानों को एक नया मौका दे सकती थी। शायद उसने इंसानियत को खुद अपनी गलतियां सुधारने का एक चांस दिया। लेकिन कौन सी दुनिया बचेगी, ये सिर्फ वक्त ही बता सकता है। समांथा ने एपिसोड की आखिर में एक शॉकिंग खुलासा किया। उसका मानना है कि प्रेसिडेंट ब्रैडफोर्ड का मर्डर किसी बाहर वाले ने किया है। उसने कॉलिंस को कुछ ऑडियो मैसेजेस सुनाए जो आउटसाइड वर्ल्ड के लोगों ने भेजे थे। इनमें से एक आवाज टेरी कॉलिंस की थी, जो जेवियर की वाइफ है। अब टेरी जिंदा है ये नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि समांथा ने कॉलिंस को एक पुराना मैसेज सुनाया हो, सिर्फ उसे तोड़ने के लिए, ताकि वो अपना ऑपरेशन खत्म कर दे। और यही समांथा का असली प्लान था। उसने कॉलिंस को ये भी बताया कि उसे प्रेसिडेंट के मर्डर की सच्चाई जानने के लिए उसकी मदद चाहिए। लेकिन यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट है। समांथा को सबसे ज्यादा डर किस बात का है? सर्वाइवर्स जो अभी भी बाहर है, क्या उसे उनसे डर लग रहा है? वो नहीं चाहती कि अंडरग्राउंड सिटी की एग्जैक्ट लोकेशन बाहर के लोगों को पता चले। उसे पता था कि उन लोगों में गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि उन्हें धोखा दिया गया था और उन्हें सिस्टम से बदला लेना है। अब कॉलिंस क्या करेगा? मेरा मानना है कि वो अपना ऑपरेशन यहीं खत्म कर देगा, क्योंकि उसकी वाइफ और बेटी का सवाल है। लेकिन क्या वो समांथा के साथ चलेगा या उसके खिलाफ जाएगा, ये देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जब कार्ल ब्रैडफोर्ड और समांथा इंटरनेशनल समिट में गए, वहाँ एक स्पीकर डॉक्टर लॉज ने इनको इन्फॉर्म किया कि फ्यूचर में इनके लिए बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। ये सुनकर समांथा ने ब्रैडफोर्ड और कुछ और पावरफुल लोगों के साथ मिलकर एक अंडरग्राउंड सिटी बनानी शुरू कर दी, जो कोलोराडो में थी और जिसमें लगभग 25,000 लोग रह सकते थे, पर इसमें कुछ सेलेक्टेड लोग ही जाएंगे।
सब कुछ सीक्रेट ही रहने वाला था, लेकिन फिर प्रेसिडेंट ब्रैडफुट की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद बहुत सारी सच्चाइयां सामने आने लगी और समांथा के लिए झूठ छुपाना मुश्किल हो गया। पैराडाइज के एपिसोड 7 में कॉलिंस को पता चला कि उसकी वाइफ टेरी अब भी जिंदा है। ये बात सुनकर वो काफी डिस्टर्ब हो गया। पहले उसने तख्ता पलटने का प्लान बनाया था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी वाइफ टेरी जिंदा है और उसकी बेटी भी किडनैप हो गई है, तो उसका प्लान चेंज हो गया। चलिए अब सीजन 1 के फिनाले में देखते हैं कि ब्रैडफुट के मर्डर का राज कैसे खुलता है। बदले के बीज लगभग 12 साल पहले बोया गया था, जब एक एम्प्लॉय ने सीक्रेट रॉकी माउंटेन फैसिलिटी में ऐसी बात कह दी जो प्रोजेक्ट मैनेजर के दिल पर इतनी गहरी लगी कि वो कभी भूल नहीं पाया। समांथा को समझ आ गया था कि अगर बचना है तो किसी भी तरीके से एक अंडरग्राउंड सिटी बनानी पड़ेगी। समांथा एक प्रैक्टिकल इंसान थी और उसे पता था कि वो सिर्फ 25,000 लोगों को ही बचा पाएगी। यही वजह थी कि उसने पूरा प्रोजेक्ट सीक्रेट रखने का फैसला किया। शायद ये कंक्लूजन उसने तब लिया जब वो कार्ल ब्रैडफुट, जो उस वक्त एक सेनेटर था, उसके साथ एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी। वहाँ एक साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया कि फ्यूचर में दुनिया एक नेचुरल तबाही की वजह से बर्बाद हो सकती है। सीक्रेट साइट पर वर्कर्स को बुलाया गया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या बना रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर ट्रेंट हर दिन साइट पर आता था और वर्कर्स को उनके डेली टास्क के बारे में ब्रीफ करता था। एक दिन किसी ने पूछा कि जो पैसे वो कमाएंगे उसका क्या करेंगे। तब एडम, जो एक वर्कर था, बोला कि वो अपनी माँ को सब भेज देगा। उसकी आंखों में बहुत दर्द था। ट्रेंट एक कोने में चुपचाप खड़ा था और एडम को देख रहा था। उस दिन रात को ट्रेंट ने एडम के साथ डिनर किया और धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया। कुछ दिन बाद ट्रेंट को साइट पर आयरन आर्सेनिक सल्फाइड डिपॉजिट दिखे और उसे समझ आ गया कि ये कितना जहरीला हो सकता है। उसने फौरन चीफ आर्किटेक्ट एंडर्स को ये बात बताई, पर एंडर्स ने सिर्फ एक चीज पूछी, क्या इससे साइट की मजबूती पर कोई असर पड़ेगा। मतलब उसे सिर्फ साइट की सिक्योरिटी की फिक्र थी, वर्कर्स की नहीं। ट्रेंट ने बताया कि साइट तो सेफ रहेगी, लेकिन अगर काम यहाँ चलता रहा तो सभी वर्कर्स बहुत दर्दनाक तरीके से मारे जाएंगे। अगले दिन ट्रेंट को पता चला कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। कई सालों तक ट्रेंट मीडिया हाउसेस से कांटेक्ट करता रहा, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिरकार उसने एक्सट्रीम स्टेप्स लेने का फैसला किया। जब तबाही आने वाली थी, ट्रेंट ने प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश की, पर कॉलिंस ने बीच में आकर प्रेसिडेंट ब्रैडफुट की जान बचा ली। लेकिन किस्मत के अलग ही प्लान्स थे। ट्रेंट को पकड़कर कोलोराडो की जेल में डाल दिया गया। गिल्ट से भरा हुआ उसने बार बार एडम को कॉल किए, उसे उम्मीद बनाए रखने के लिए समझाता रहा। ट्रेंट कहता रहा कि जब वक्त आएगा तो वो किसी तरह अंडरग्राउंड सिटी के अंदर घुस जाएंगे, क्योंकि वो पहले से उस एरिया के आसपास ही हैं। पर एडम को तो मौत अपनी तरफ खींच रही थी। उसमें अब और लड़ने की हिम्मत नहीं थी और ना ही उसे एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जाने का मन था। ट्रेंट किसी तरह फेक क्रेडेंशियल के साथ अंडरग्राउंड सिटी के अंदर घुस गया। असल में उसने एक लाइब्रेरियन और उसकी वाइफ को मार दिया। फिर उसे एक औरत मिली जिससे उसने कहा कि वो उसकी बीवी होने का नाटक करे। अपनी पहचान छुपाने के लिए ट्रेंट ने अपने बाल मुड़वा लिए, दाढ़ी ट्रिम कर ली और अराइवल डिपोट के कियोस्क का फायदा उठाकर अंदर पहुंच गया। अंदर आकर ट्रेंट लाइब्रेरी में काम करने लगा और जो औरत उसके साथ आई थी वो एक रेस्टोरेंट में वेटर बन गई। धीरे धीरे ट्रेंट अपनी नई लाइफ में थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। उसे लगा कि शायद उसे एडम के नाम पर जीना चाहिए। लेकिन जब कार्ल ब्रैडफुट एक दिन लाइब्रेरी में आया तो उसकी सारी पुरानी यादें एक पल में वापस आ गईं। उस रात ट्रेंट चुपके से प्रेसिडेंट के घर घुस गया और उसका काम तमाम कर दिया। उसने सामने खड़े होकर ब्रैडफुट की लाश को अपनी आंखों से देखा, पर उसे अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। शायद उसने कभी सोचा ही नहीं था कि बदले के बाद भी वो इतना अकेला महसूस करेगा। उस पल उसे लगा कि शायद उसने जो किया वो गलत था। शायद वो ये नहीं करना चाहता था, पर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वहीं समांथा ने कॉलिंस को बताया कि जो डीएनए क्राइम सीन से मिला है वो किसी भी सिटीजन से मैच नहीं कर रहा। यानी जो भी प्रेसिडेंट ब्रैडफुट का किलर है, या तो वो बाहर से आया है या फिर किसी फेक आइडेंटिटी के साथ अंडरग्राउंड सिटी में रह रहा है। कॉलिंस को पिछले एपिसोड में पता चला था कि उसकी बेटी अब समांथा की कस्टडी में है, इसलिए उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसे समांथा की बातें माननी पड़ रही हैं। समांथा के घर से निकलते ही कॉलिंस ने रॉबिन्सन को सब कुछ बता दिया। अब दोनों का एक ही मिशन है, प्रेसिडेंट ब्रैडफुट के किलर को ढूंढना। कॉलिंस सीधा प्रेसिडेंट के मेंशन गया और वहाँ उसने एक मिक्स टेप देखी जो ब्रैडफुट ने अपने बेटे जेरेमी के लिए बनाई थी। उस मिक्स टेप में शायद कुछ राज छुपे थे जो सच्चाई तक पहुंचने में मदद कर सकते थे। उस मिक्स टेप में ब्रैडफुट ने बताया कि वो लाइब्रेरी में सिर्फ टेप बनाने नहीं बल्कि कुछ स्टेट के सीक्रेट्स छुपाने भी आया था। कॉलिंस को जल्दी ही समझ आ गया कि जो नंबर प्रेसिडेंट के सिगरेट पर लिखा था वो किसी किताब का सीरियल नंबर है जो उसने लाइब्रेरी में छुपाया है।
कॉलिन सीधा लाइब्रेरी गया और उस किताब को ढूंढ निकाला जिसमें कार्ल ब्रैडफोर्ड ने अपने नोट्स छुपा रखे थे। नोट्स पढ़ते ही एक बड़ा राज सामने आया। ब्रैडफोर्ड ने लिखा था कि समांथा ने बिली पेज से क्या बातें की थी जब वो सरफेस वर्ल्ड पर गया था। बिली ने बताया था कि ऊपर अब भी लोग जिंदा हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रैडफोर्ड ने अपने नोट्स में ये भी मेंशन किया कि अंडरग्राउंड सिटी से बाहर निकलने का प्रॉपर ऑथराइज्ड प्रोसेस क्या है। ये एक बहुत बड़ी लीड थी, लेकिन जब तक कॉलिंस कुछ कर पाता तब तक ट्रेंट जो लाइब्रेरियन था वहां पहुंच गया और उसे मारकर बेहोश कर दिया। जब कॉलिंस होश में आया तो उसने देखा कि वो बंधा हुआ है। सामने ट्रेंट खड़ा था। उसने अपने सारे क्राइम्स कन्फेस कर लिए और कॉलिंस से एक अजीब बात कही। उसे ये सुनकर शॉक लगा कि कॉलिंस ने उसे पहचाना ही नहीं, जबकि पहले कभी उसने कॉलिंस पर गोली चलाई थी। इस बीच रॉबिन्सन ने डॉक्टर तोराबी की मदद ली और उसने ये पता लगाया कि जो वेट्रेस अपने आप को मैगी बता रही है उसका असल नाम कुछ और ही है। उसने बस ये नया नाम यूज किया था ताकि वो अंडरग्राउंड सिटी के अंदर घुस सके। जब मैगी को सच बोलने का मौका मिला तो उसने ट्रेंट के खिलाफ गवाही दी। उसने रॉबिन्सन को बताया कि कैसे सालों पहले ट्रेंट ने उसे अपने साथ आने पर मजबूर किया। रॉबिन्सन बिना वक्त गवाए लाइब्रेरी पहुंची और उसने कॉलिन को आजाद कर दिया। अब दोनों का एक ही मिशन है, ट्रेंट को पकड़ना। लेकिन अफसोस वो उसे रोक नहीं पाए। ट्रेंट अंडरग्राउंड सिटी के टॉप पर चढ़ गया और बिना किसी हेजिटेशन के सीधा नीचे कूद गया, सिर्फ इसलिए ताकि अरेस्ट होने से बच सके। मरने से पहले ट्रेंट एक आखिरी बार चिल्लाया कि लोगों के पास एक मौका था सब कुछ दोबारा सही करने का, लेकिन एक बार फिर सिर्फ अमीर और पावरफुल लोगों के फायदे के लिए सब कुछ किया गया। उसका मिशन सिर्फ बदला लेना नहीं था, वो चाहता था कि उसकी मौत एक बड़ा सवाल उठाए, एक सच्चाई सामने लाए जो समांथा और उसके जैसे लोगों ने अब तक दबा रखी थी। उधर पैराडाइज सीजन 1 एपिसोड 8 ने एक बात तो क्लियर कर दी, जेन एक प्योर साइकोपैथ थी। उसने समांथा के साथ खेल खेला, उसे ये महसूस करवाने के लिए कि अगर उसने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। समांथा नहीं चाहती थी कि जेन कॉलिंस की बेटी को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि वही एक चीज थी जो कॉलिंस को कंट्रोल करने के लिए उसके पास थी। हो सकता है उसने जेन से कह दिया हो कि जो जरूरी हो वो करो, लेकिन अंदर से वो उम्मीद कर रही थी कि बेटी की जान न लेनी पड़े। समांथा के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन थी। एक तरफ उसे पावर कंट्रोल में रखनी थी, दूसरी तरफ वो एक लिमिट क्रॉस करने से कतरा रही थी। शायद इसी वजह से उसने खुद कोई डिसीजन नहीं लिया और सब कुछ जेन के जजमेंट पर छोड़ दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जेन जैसे लोगों के पास जजमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। जेन तो पूरी क्योटिक इविल निकली। पहले तो उसने एक रैंडम तरीके से समांथा से वीडियो गेम की डिमांड कर दी जो उसने प्रेसिडेंट के मेंशन में खेली थी। ऑब्वियसली समांथा को लगा कि ये क्या फालतू बात है और उसने गुस्से में जेन से पूछ भी लिया क्या वो पागल हो गई है। लेकिन जेन जैसे लोग सिर्फ एक वर्ड का वेट करते हैं ताकि वो और ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएं। उसने भी अपनी चाल चल दी। समांथा को इमोशनली डैमेज करने के लिए कह दिया कि उसने कॉलिंस की बेटी को मार दिया। ये एक कैलकुलेटेड मूव था क्योंकि जेन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कॉलिंस जब समांथा के घर आया तो वो पहले से ही डिस्टर्ब था, लेकिन जब उसे अपनी बेटी की मौत का पता चला तो वो पूरी तरह से बदले के मोड में चला गया। पहले तो उसने समांथा के गार्ड को खत्म कर दिया और फिर जैसे ही वो समांथा को गोली मारने वाला था तभी जेन बीच में आ गई और खुद ही समांथा को गोली मार दी, लेकिन ऐसे कि वो मरे नहीं। ये सब उसने जानबूझकर किया। जेन ने एक तरफ तो समांथा की जान बचा भी ली और दूसरी तरफ उसे कंट्रोल करने का एक और तरीका भी ढूंढ लिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जेन ने कॉलिंस के सामने एकदम इनोसेंट एक्टिंग की और उसे कह दिया कि प्रेस्ली सेफ है और उसके पास है। कॉलिंस और रॉबिन्सन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जेन असल में कितनी डेंजरस है। और फिर वो सिनिस्टर मूवमेंट जब जेन ने सैडिस्टिक तरीके से समांथा से कहा कि अगर उसने वीडियो गेम दे दिया होता तो वो आज ये सब नहीं झेल रही होती। मतलब वो लोगों की जिंदगी सिर्फ अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चलाना चाहती है। मुझे पक्का लगता है कि पैराडाइज सीजन 2 में जेन एक मेजर विलन बनेगी। उसके दिमाग में जो चेस बोर्ड चल रहा है उसमें कॉलिंस, रॉबिन्सन और बच्चे कुछ पावर प्लेयर्स सिर्फ उसके मोहरे हैं। ये कैरेक्टर पूरा एपेक्स प्रेडेटर है, मैडनेस और इंटेलिजेंस का एक डेडली कॉम्बिनेशन। सीजन के आखिर में कॉलिंस इनिशियली अपनी फैमिली को छोड़कर सरफेस वर्ल्ड जाने के लिए रेडी नहीं था, जो समझने लायक है। लेकिन रॉबिन्सन ने उसे याद दिलाया कि ये सिर्फ उसकी फैमिली का सवाल नहीं है, ये उन सब लोगों की लड़ाई है जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़े थे और जिन्होंने अपनी जान तक दे दी। रॉबिन्सन ने ट्रेंट को लेकर भी एक इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव दिया कि हाँ, उसके मेथड गलत हो सकते हैं लेकिन उसकी नीयत खराब नहीं थी। ट्रेंट सिर्फ एक और इंसान था जो सिस्टम के धोखे से टूट गया था। उसने देखा था कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्सेनिक पॉइजनिंग जैसे बड़े इश्यूज को छुपाया और अपने ही एम्प्लॉयज की जिंदगी से खेला। उसके अंदर जो गिल्ट और गुस्सा था वही उसे उस एक्सट्रीम पॉइंट तक ले गया।
ये सुनकर कॉलिंस को रियलाइज होता है कि उसे सच जानने के लिए सरफेस वर्ल्ड जाना ही पड़ेगा। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जब कॉलिंस वहाँ पहुंचेगा तो क्या उसकी वाइफ एक्चुअली जिंदा होगी या नहीं, और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होगा। समानता गायब है, तो अब जो भी पावर वैक्यूम क्रिएट होगा उससे और भी बड़ा कन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। जो लोग पहले छुपे थे अब उनका रेबेलियन शुरू हो सकता है। पीपल विल डिमांड आंसर्स, और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा। क्या वो और ज्यादा दबाव डालेगी या फिर कोई नया लीडर उठेगा जो सिस्टम को बदलने की कोशिश करेगा। जेरेमी का भी एक बड़ा रोल हो सकता है। वो अपने डैड के मिक्स टेप सुन चुका है जिसमें उसे एक डायरेक्ट मैसेज मिला है, अगर उसे ये दुनिया पसंद नहीं है तो सिस्टम के अंदर जाकर उसे बदले। मुझे ये एक परफेक्ट सेटअप लग रहा है जेरेमी के पॉलिटिक्स में आने का। मुझे लगता है कि वो एक एक्टिविस्ट बनेगा और गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन स्टार्ट करेगा। लेकिन सबसे बड़ी वाइल्ड कार्ड एंट्री है जेन। उसका नेक्स्ट मूव अनप्रेडिक्टेबल है। क्या वो पावर के और पास जाएगी? क्या वो सीक्रेटली कोई और बड़ा गेम खेल रही है, या फिर वो सिर्फ अपनी साइकोपैथिक टेंडेंसी सेटिस्फाई करने के लिए रैंडम डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी? जो उसका वीडियो गेम कंसोल ऑब्सेशन था वो भी एक क्रीपी हिंट था कि उसके दिमाग का कौन सा स्क्रू लूज है। सीजन 2 का पूरा फोकस पावर शिफ्ट, रिबेलियन और लीडरशिप वैक्यूम पर होने वाला है, और ये देखना मजेदार होगा कि कौन अपने कार्ड सही से खेलता है और कौन इस गेम में आउट हो जाता है। इसी के साथ ये सीजन यहीं खत्म होता है। बाय, अपना ख्याल रखिए।